नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और चारों मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी, बहुत स्वागत सर आप सभी का। बिहार में ताबड़तोड़ जीत के बाद जो जबरदस्त जीत मिली एनडीए को, अब उसके बाद का आज का पूरा अपडेट हम आपको दे देंगे। नीतीश कुमार ने अपनी मौजूदा कैबिनेट की आखिरी बैठक की है और उसके बाद उन्होंने राज्यपाल को जाकर के अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है, तो इसका अपडेट मैं आपको दूंगा। इसके अलावा लालू परिवार के अंदर जो कलह मची हुई है और जो किसी और ने नहीं बल्कि परिवार ने ही खुद जग जाहिर की है, जिस तरीके से रोहिणी आचार्य तेजस्वी की बड़ी बहन, उन्होंने जो बातें बाहर निकल के बताएंगी घर में क्या हुआ इस हार के बाद, तेजस्वी ने क्या कहा और वो जो दो नाम और ले रही हैं रमीज और संजय यादव का, वो उसकी असल कहानी क्या है। बाकी तीन बहनें भी नाराज होकर के क्या घर से गई हैं, ऐसा आपने देखा होगा सब जगह रिपोर्ट होता हुआ। तो उसकी पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई, अंदर खाने क्या चल रहा था, ये सब कुछ आज हम हमको बताएंगे। लेकिन पहले ये बात कर लेते हैं कि बिहार में अब ये नई सरकार बनेगी तो इसका चेहरा तो अब नीतीश कुमार ही होंगे, इसमें कोई ना शक है, ना कहीं से कोई ऐसी आवाज उठ रही है जिस पर कोई ज्यादा बात करने की गुंजाइश हमको मिले। नई सरकार के गठन तक अभी नीतीश कुमार जो है वो केयर टेकर सीएम बने रहेंगे और तेजस्वी यादव भी अपने घर पर बैठक करके हार की समीक्षा करेंगे। आज दोपहर 2 बजे तेजस्वी अपने विधायकों के साथ ये जो हार हुई, नतीजा आया, इसको लेकर बातचीत करेंगे। इस बीच बिहार की नई सरकार को लेकर जो फॉर्मूला बन रहा है उसके बारे में भी हम आपको बता दें। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और रिकॉर्ड 10वीं बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 5 इलेक्शन जीतने का भी रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है और अब 20 नवंबर की तारीख सब पता चल रही है जब पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होगा और इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होने के लिए जाएंगे। बीजेपी और जेडीयू के कितने मंत्री बनेंगे ये संख्या भी आ गई है। इस बार दोनों के बराबर मंत्री बनाए जाएंगे। पिछली बार जो सरकार थी उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और मंत्री पद ज्यादा मिले थे बीजेपी को, लेकिन इस बार जो फॉर्मूला अभी तक सामने आया है उसके मुताबिक बराबर मंत्री बनेंगे। ऑब्वियसली उसमें मुख्यमंत्री का नाम, मुख्यमंत्री जो संख्या होगी वो मंत्रियों की संख्या में शामिल किया जाएगा। 2 डिप्टी सीएम होंगे, दोनों बीजेपी से होंगे, इसमें भी अब कोई शक नहीं है। सम्राट चौधरी का दोबारा डिप्टी सीएम बनना ये तो तय ही माना जा रहा है, जबकि जो दूसरे डिप्टी सीएम थे विजय सिन्हा, वो अब इस नई सरकार में भी क्या उस पद पर होंगे, इस पर फिलहाल अभी सस्पेंस है, तो उनके नाम को लेकर क्लैरिटी नहीं है। लेकिन सम्राट चौधरी को जरूर वही भूमिका मिलेगी, इसमें ये अभी तक ऐसा लग रहा है। दूसरा उप मुख्यमंत्री, उस पर किसी महिला विधायक के विकल्प पर भी बात हो रही है, क्योंकि इस चुनाव में आप सब जानते हैं महिलाओं ने जितना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ऐतिहासिक टर्नआउट उनका रहा और उसका बहुत बड़ा हिस्सा एनडीए को मिला। तो एक महिला उप मुख्यमंत्री हो सकती है। इससे पहले भी एक महिला उप मुख्यमंत्री एनडीए दे चुका है। अब आज दिल्ली में इन सब बातों को लेकर के आखिरी फैसला किया जाएगा। बीजेपी और जेडीयू से, जैसा हमने आपको बताया, मंत्रियों की संख्या बराबर रहने वाली है। चिराग पासवान की पार्टी, जिन्होंने 19 सीटें जीती हैं, उनको इस बार 2 मंत्री पद मिल सकते हैं और इनके अलावा जीतन राम मांझी, उनकी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 1 मंत्री और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को भी 1 मंत्री बनाने का मौका दिया जाएगा। और चिराग पासवान के बारे में अगर कहीं आप ये सुन रहे हो कि वो उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं या वो बिहार की राजनीति में जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। वो अपनी पार्टी से किसी को नॉमिनेट करेंगे मंत्री पद के लिए। 2 लोग अभी तक बताए जा रहे हैं कि मंत्री बनेंगे उनकी पार्टी से, लेकिन वो स्वयं वो केंद्र में मंत्री बने रहेंगे। अगले 4 दिनों तक पटना के गांधी मैदान में आम लोगों के लिए कोई एंट्री नहीं होगी। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा, जहां एक बार फिर नीतीश कुमार बिहार की कमान संभालेंगे और 2005 से लगातार मुख्यमंत्री हैं वो। ये बिहार के लिए एक रिकॉर्ड है। इतने लंबे वक्त तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर कोई काबिज नहीं रहा। इसको लेकर के आज जो कुछ हुआ वो जेडीयू के एक सीनियर नेता बता रहे हैं, आप सुन लीजिए। मंत्री परिषद की बैठक हुई। परिषद में यह निर्णय हुआ कि जो वर्तमान विधानसभा है वह 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा को विघटित करने की अनुशंसा कैबिनेट ने की है, जो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी महामहिम को दे दिया गया है कि 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा का विघटन किया जाए।
तो अब ये अभी तक का अपडेट था। अब इस वक्त उप मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन केयरटेकर मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार हैं जब तक कि शपथ नहीं हो जाती है। इस्तीफा जो है उन्होंने दे दिया, विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी उन्होंने राज्यपाल के पास जाकर के कर दी है। समीर जी, अब ये जो बात आ रही है मंत्रियों को लेकर के, हमारी जानकारी तो ये है कि बराबर बराबर होंगे इस बार मंत्री, और एलजेपी के 2 और बाकी दोनों पार्टियों के 1-1 मंत्री बन सकते हैं। बिल्कुल, इस बार वैसे भी अगर बिहार का गणित देखें तो 36 मंत्री बन सकते हैं सीएम को लेकर। तो ये कहा जा रहा है कि दोनों से, मतलब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड से 16-16 के मंत्री बनेंगे, और 2 मिलेंगे रामविलास पासवान के जो बेटे चिराग पासवान की जो पार्टी है उनको 2 मिलेंगे, और एक उपेंद्र कुशवाहा को और एक जीतनराम मांझी को मिलेगा। इस प्रकार से 36 मंत्रियों का मंत्रिमंडल बनेगा। तो प्रश्न एक तो पहला ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार की शपथ ग्रहण के साथ ही 36 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो जाएगा कि कुछ मंत्री के पद खाली रखे जाएंगे? क्या नीतीश कुमार 20 तारीख को अकेले शपथ ग्रहण करेंगे, उनके साथ कोई 1 या 2 या 3 जो डेप्यूटी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनेंगे उनका शपथ ग्रहण होगा, और बाद में फिर मिल बैठकर किसको मंत्री बनाना है, क्या विभाग देना है, उसके ऊपर चर्चा होगी। उसके पर हाँ, शपथ ग्रहण में बिल्कुल लोग लेते हैं। तो मुझे लगता है कि उसके बाद इस बात पर चर्चा होगी। तो सबसे बड़ी फोकस तो रहता है कि भाई मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार होने जा रहे हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री लोग को सबसे बड़ी सुगबुगाहट और चर्चा है कि क्या सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री रहे थे फिर से वो बनेंगे, या भारतीय जनता पार्टी कोई चेंज करेगी। देखिए, अगर 2020 से 2025 का भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल, मतलब जो सरकार रही है 17वीं विधानसभा, उसका बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। मतलब 5 साल में 3 बार सरकार बनी। एक बार नीतीश ने महागठबंधन के साथ बनाई, फिर बीजेपी के साथ बनाई, और फिर महागठबंधन के साथ बनाई थी। तो 3 बार सरकार बनी थी। 5 उप मुख्यमंत्री 2020 से 2025 के बीच में रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले ताराकिशोर प्रसाद रहे, रेणु देवी रही। फिर जब दूसरी बार सरकार बनी तो सम्राट चौधरी बने और विजय कुमार सिन्हा बने। तो पहली बार के जो उप मुख्यमंत्री थे वो रिपीट नहीं किया गया। तो क्या इस बार कोई नया होगा? और मुझे लगता है कि इस बार एक महिला जरूर होगी उप मुख्यमंत्री के रूप में, होनी भी चाहिए। जिस तरीके से महिलाओं को वोटिंग किया, महिलाओं ने 8.8% ज्यादा वोटिंग करी, और जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को महिलाओं ने वोटिंग करा है, तो मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि उप मुख्यमंत्री महिला बने। वो कौन होगी? चिराग पासवान को लेकर मुझे लगता है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद फिलहाल नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है उन्हें 2 कैबिनेट मंत्री दे दी जाएंगे, 1 राज्य मंत्री, 1 कैबिनेट दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री का पद 19 विधायक पर मुझे लगता नहीं देंगे। इतना बड़ा कट चिराग का भी नहीं करेंगे, और चिराग भी नहीं चाहेंगे कि उप मुख्यमंत्री अगर कोई बनेगा तो चिराग फिर बिहार लौटेंगे, मान के चलिए। इस वक्त 3 ही सवाल हैं, क्योंकि जो जिस किस्म का मैंडेट है तो कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात भी नहीं। बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा भी गया, और लगभग उसी वैसा ही नतीजा दोनों बड़ी पार्टियों को मिला भी है, उतनी कामयाबी मिली भी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, ये अब इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बनना लगभग तय है। दूसरा, कोई महिला को बनाया जाता है। और तीसरा, चिराग पासवान को लेकर जो आपने बात की, यही 3 विषय हैं जिनको लेकर बातचीत चल रही है। त्रिपाठी जी, देखिए, मुझे लगता है कि अभी तो ये मांझी जी का बयान में देख रहा था, तो बड़ा साफ उन्होंने कह दिया है कि 16 मंत्री बीजेपी के, 14-15 जनता दल यूनाइटेड के, 3 लोक जनशक्ति के, और 1-1 उनकी पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बनेंगे। तो मतलब इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, और वैसे भी सब लोग सबसे मिल चुके हैं। अब तो जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, वो जाकर प्रधानमंत्री से भी बात कर चुके हैं, तो वो भी हो गई। तो एक तरह से कहेंगे जितने लोगों की मुलाकात होनी थी और जो चर्चा होनी थी वो सब हो गई। चिराग पासवान तो किसी भी स्थिति में वो स्वयं नहीं लौटेंगे, तो मुख्यमंत्री का कोई मतलब देने का कोई मतलब ही नहीं। वो तो उस स्थिति में है जब भारतीय जनता पार्टी किसी नए फॉर्मूले पर जाए, तब भले ये हो सकता है कि उनको उप मुख्यमंत्री बना कर लाए और कोई नया फॉर्मूला ले। अभी की स्थिति में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो उनके साथ लगभग यही मंत्रिमंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। इसमें कुछ आपको मंत्रियों के तौर पर जरूर लगेगा जिनको देखकर आप कह सकेंगे कि वो आगे राजनीतिक तौर पर जिनको बढ़ाने की भारतीय जनता पार्टी की स्थिति होगी, उनको मंत्रिमंडल में आप प्रमुखता से शपथ लेते हुए देखें। तो चिराग नहीं आ रहे हैं इसमें? चिराग नहीं आएंगे, वो तभी आएंगे जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं हो। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा और देता हूं। इस बार के चुनाव में ये शायद पहली बार हुआ है कि यादव जितने जीत करके आए विधायक, वो आरजेडी से ज्यादा एनडीए के जीत करके आए हैं। और दूसरा, यादव और मुसलमान दोनों एमएलएस की संख्या जब से अलग बिहार प्रदेश बना है, जब झारखंड अलग हुआ है, जब से तब से रिकॉर्ड न्यूनतम पर है। लोएस्ट मुस्लिम विधायक भी और यादव विधायक भी, इनकी संख्या पिछली बार की तुलना में करीब आधी रह गई है। यादवों की मैं बात कर रहा हूं। पिछली विधानसभा में यादव जाति के विधायकों की संख्या थी 55, और इस बार ये घटकर 28 रह गई है। और इन 28 में से 15 एनडीए के जीते हैं, जबकि माफ कीजिएगा आगे आरजेडी और दूसरे दलों के 13 हैं।
बीएसपी से एकमात्र जो विधायक जीत करके आया वो भी यादव समुदाय से ही है। पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने अपनी पार्टी के 44 सीटों पर यादवों को उम्मीदवार बनाया था और इनमें से 26 ने जीत दर्ज कर पाए। इस बार यादव ने राजद ने अपने कोटे से 144 सीटों में से 51 पर यादव प्रत्याशी दिए थे, जीते केवल 11 और एनडीए ने 23 टिकट यादवों को दिए थे और उसमें से वो 15 को जो है वो जिता लाए हैं। और ऐसा ही डेटा जो है वो मुस्लिम समाज के प्रत्याशियों को लेकर के भी मिल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, ये इस बार एक रिकॉर्ड लो माना जा रहा है। मुस्लिम समुदाय की अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज्यादा तो जीते हैं एआईएमआईएम के 5, आरजेडी के जीते हैं 3, तो इनसे ज्यादा तो एआईएमआईएम जिता लाई। कांग्रेस के 2 हैं, तो इस लिहाज से अगर आप जोड़ें तो एनडीए महागठबंधन के बराबर एनडीए के 5 हैं तो एआईएमआईएम के ही 5 हैं, 1 जेडीयू का जीत करके आया है। तो ये भी एक किस्म का सामाजिक, मैं कहूंगा कि रिकैलिब्रेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। प्रोफेसर साहब देखिए, ये रिकैलिब्रेशन आपको इसलिए दिख रहा है कि कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि किशनगंज से कोई हिंदू जीत करके चला आएगा। वैसे ही सोशल कोएलिशन कैंडिडेट्स के टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार से बिठाया कि कहीं कहीं ये जाकर के त्रिकोणीय संघर्ष होकर के बन गया। और ऐसी त्रिकोणीय संघर्ष में जो है वो भारतीय जनता पार्टी का या जेडीयू गठबंधन का जो कैंडिडेट है वो मुस्लिम कैंडिडेट भी जीत करके आ गया है और यादव कैंडिडेट भी जीत करके आ गया है। पिछली दफ़ा आप देखेंगे कि 11 या 10 मुस्लिम कैंडिडेट्स को जेडीयू ने टिकट दिया था, उसमें से एक भी जीत करके नहीं आया था। तो ये नीतीश कुमार इस बार भी ये मान करके चल रहे थे कि देखिए मुसलमान हमको वोट नहीं देता है। और मुझे लगता है संभवतः यही वो कारण रहा था कि वक्फ बोर्ड जैसे वक्फ बिल पर जो है वो जेडीयू का बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा भारतीय जनता पार्टी को। इस चुनाव के अंदर भी अभी ये देखना बाकी रह गया है कि क्या मुसलमानों का वोट कितना % जेडीयू को आया या नहीं आया, ये देखना अभी शेष रह गया है। कोई ये आवश्यक नहीं है कि जिस जगह पर वो मुसलमान वोट जो हो उसमें से हिंदुओं का वोट और जातीय समीकरण के आधार पर जेडीयू कैंडिडेट को न मिला हो। ये जब तक ब्रेकअप नहीं आएगा तब तो हमको नहीं पता लगेगा। जहाँ तक मंत्रालय का सवाल है तो मुझे लगा है कि मोटा मोटी जो बात चली है निकल करके आई है कि नीतीश चाहते हैं कि जो अभी की स्थिति है वो ज्यों के त्यों वैसी ही रहनी चाहिए। कुछ मंत्रियों में परिवर्तन वो देख सकते हैं कि 1-2 मंत्री नए, एक सोच निकल करके आई है कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये 2 ऐसी चीज़ हैं और इंडस्ट्री ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनको बहुत डायनेमिक लोगों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि यही ऐसा है जो बेरोजगारी और इन सारी चीज़ों की समस्याओं को हिला सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा बिहार का हो गया है। शिक्षा का मामले पर एक मुझे लगता है कि एक डायनेमिक आदमी को देने की आवश्यकता है और वही हाल जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय का है। तो इस पर ये बात जरूर चल रही है कि खास करके कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसकी बहुत बदनामी हुई है, भ्रष्टाचार को लेकर के बड़ी बदनामी हुई है। तो ऐसे लोगों को जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप है, क्या उनको मंत्रिमंडल में जगह दिया जाए या नहीं दिया जाए? ठीक है, अब आप देखिए, अभी मतलब विपक्ष के लोगों ने अभी भी जो है किसी और तरीके से कुछ इस जनादेश के बावजूद कहीं सीन में बने रहने के प्रयास छोड़े नहीं है। अब कांग्रेस के लीडर है राशिद अल्वी, बहुत से लोग लेकिन कहते हैं कि वो क्यों आप उन्हें कांग्रेस का नेता कहते हैं, एनीवे, लेकिन हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर बीजेपी आज नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना भी दे तो ये तो तय है कि उन्हें 5 साल तक काम करने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब 5 साल तक तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले, बीजेपी नहीं होने देगी। और वो अगर महाराष्ट्र में एक पूरी की पूरी पार्टी तोड़ सकते हैं शिवसेना, तो कुछ विधायकों को अपने साथ लेना ना दूसरे दल के, ये तो उनके लिए बच्चों का खेल है। तो उन्होंने ये सलाह दी है राशिद अल्वी ने नीतीश कुमार को कि आपकी पार्टी की साहब 85 सीटें आई हैं और आरजेडी के पास कांग्रेस मिलाकर के 35 सीटें हैं, तो यहां आप आ जाएं तो आंकड़ा तो यहां भी बन जाता है 122 का। तो यहां आप आइए, मुख्यमंत्री बनिए, लालू यादव आपका समर्थन करते हैं और अगर आप आएंगे और 2-4 की जरूरत पड़ेगी तो असदुद्दीन ओवैसी भी साथ आ ही जाएंगे और फिर आराम से आप 5 साल सरकार चला सकते हैं। सुनिए, बयान सुन लीजिए। नीतीश कुमार को अगर आज मुख्यमंत्री बना भी देंगे तो बीजेपी उन्हें 5 साल पूरे नहीं करने देगी, और इसलिए करने नहीं देगी कि नीतीश कुमार जी को अगर वो एनडीए से बाहर भी कर दे तो उन्हें 2-4 एमएलए की जरूरत है।
महाराष्ट्र में अगर वो पूरी पार्टी तोड़ सकते हैं तो 2-4 एमएलए को तोड़ना तो बच्चों का खेल है उनके लिए। इसलिए नीतीश कुमार से को मेरी एडवाइस है, आप बीजेपी के मुकाबले में बेहतर आदमी हैं, आपको चाहिए, आपके पास 85 सीटें हैं, 35 सीटें लालू यादव के साथ हैं, आप दोनों मिलकर 120 सीटें हो जाती हैं। और मुझे यकीन है अगर आप मुख्यमंत्री बने और लालू आपको सपोर्ट कर दें तो अवैसी भी आपको सपोर्ट कर देंगे और आप आराम के साथ 5 साल तक 125 सीटों से सरकार चला सकते हैं। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप बीजेपी का साथ छोड़ दें, लालू के साथ आएं और मुख्यमंत्री बने और 5 साल तक सरकार चलाएं। ऐसे ही ख्वाब देखते देखते जमीन पर जो करना था उसकी बजाय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते रहे और नतीजा आपके सामने है। कांग्रेस पार्टी ने भी अभी हसरत छोड़ी नहीं है। ये सुझाव है उनका नीतीश कुमार को। सर राशि जी बड़े नेता हैं कांग्रेस के, कांग्रेस भी बड़ी पार्टी है। अब वो सुझाव तो वैसे हमेशा सुझाव देते हैं, तो पहला सुझाव तो वो चुनाव से पहले राहुल जी को देते कि भाई क्या करना चाहिए कांग्रेस को। तो ये नौबत ही नहीं आती कि नीतीश जी को सुझाव देना पड़ता। ठीक है, और कांग्रेस के जो अभी 6 जो विधायक आए हैं उनको भी संभालने की जरूरत है कि वो कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे। अपने संभालने पहले, अपने पहले घर के संभालने की कैसे है क्या नहीं है, और वो सलाह उनको राहुल जी को पहले दे देनी चाहिए थी कुछ। तो आज ये नौबत नहीं आती कि नीतीश जी को सलाह देने की जरूरत पड़ती, कांग्रेस मजबूत तरीके से आ जाती। खैर वो तो ठीक है, राशि जी बोला है तो अच्छी बात है कि वो किस तरह की संभावना, हमेशा संभावना तो देखना ही चाहिए ना पॉजिटिव तरीके से कि कैसे सरकार बन सकती है नहीं बन सकती है। 2 चीज़ें, एक तो मंत्रिमंडल को लेकर तो ये साफ है कि नीतीश जी अब मुख्यमंत्री होंगे। विजय सिन्हा जी की संभावना बहुत कम हो गई है क्योंकि महिला उप मुख्यमंत्री हो। चिराग जी से मेरी ऑन रिकॉर्ड बात हुई थी तो उनका मैं बिहार नहीं लौट रहा, पटना नहीं लौट रहा, क्योंकि मेरा सवाल था हाँ, क्योंकि मैंने क्लियर सवाल एक पूछा था उनसे कि भाई आपका नारा था बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट, तो अब बिहार में सेवा का मौका है आपके पास, आ जाइए। तो उनका नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं केंद्र में रहूँगा और जो हमारी पार्टी है वो मदद करेगी, फिर आगे जब देखा जाएगा क्या होना है क्या नहीं होना। ठीक है, तो ये ऑफिशियल मैं बता रहा हूँ आपको। कोई मतलब सवाल एक जो ओपन है वो वही है कि डिप्टी सीएम कौन? सर डिप्टी सीएम एलजेपी का तो नहीं होगा, नहीं एलजेपी का नहीं होगा, बीजेपी का ही होगा। अब वो महिला हो सकती है, ज्यादा चांसेज है। और मंत्रिमंडल में भी जो बदलना होगा वो बीजेपी के ही लोग ज्यादा बदलेंगे यदि बदलने हैं तो। इसमें एक बात हो रही सर कि गृह मंत्रालय इस बार बीजेपी के पास रहेगा, नीतीश कुमार के पास उसमें जो सारा फोकस है, बड़ा फोकस इस बार इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर है। इंडस्ट्री मिनिस्ट्री कैसे काम करे, कौन उसको देखे कि जो पलायन पर जो पूरा कैंपेन चला माइग्रेशन को लेकर, तो उसको लेकर बड़ी बात है। एक चीज मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ, आपने कहा इन नतीजों को देखकर कि ये सोशल रिकैलिब्रेशन है, मुझे नहीं लगता। अच्छा, क्योंकि आपने जो नंबर दिया वो तो हार गए, पार्टी पूरी की पूरी हार गई, तो नंबर कहाँ से आएगा? और यदि जो आया है तो वो नंबर तो बहुत ज़्यादा है। आप देखिए एनडीए के पास 15 एमएलए आए हैं उसके यादवों के, तो 202 में से 15 हैं और वहाँ 35 में से 12 है। तो रिकैलिब्रेशन नहीं हुआ, वो तो जीते ही नहीं है, सीट ही नहीं जीते हैं, तो कहाँ से यादव आएंगे, कहाँ से मुसलमान? तो सवाल है नहीं, वो तो अलग इशू है कि कैसे जीते नहीं जीते, लेकिन जो जीते हैं, मैं इसको ये कह रहा हूँ सोशल रिकैलिब्रेशन नहीं हुआ है। यादव उनके सोशल रिकैलिब्रेशन का मतलब, हाँ सोशल रिकैलिब्रेशन का मतलब ब्रेकअप आया नहीं है। सोशल रिकैलिब्रेशन का मतलब होता है कि यादव उनको छोड़कर चले गए हो, मुसलमान उनको छोड़कर चले गए। होगा कि कहीं पर जो यादव वर्सेस यादव हुआ है जहां पे कौन जीता है वहां पर अभी थोड़ा डिटेल में पता पड़ेगा। ब्रेकअप है ना। एक इंटरेस्टिंग और डेटा दिया है अमिताभ तिवारी जी ने, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। उन्होंने ये कहा है कि जहां मतलब उन्होंने पार्टी वर्सेस पार्टी डेटा निकाला है, तो जेडीयू वर्सेस आरजेडी 61 मुकाबले थे, इसमें आरजेडी का स्ट्राइक रेट है 15%। इसके अलावा बीजेपी वर्सेस आरजेडी के 51 मुकाबले थे, यहां आरजेडी का और बुरा हार हुआ, 12% केवल स्ट्राइक रेट है। फिर एलजेपी से आरजेडी के मुकाबला हुआ 19 सीटों पर, यहां थोड़ा बेहतर है 37% जीत मिली आरजेडी को। और हम वर्सेस आरजेडी, छोटी सी पार्टी है हम, 5 जगहों पर आमने सामने थे और इसमें 20% स्ट्राइक रेट है आरजेडी का। और आरएलएम के 6 के 6 उनके कैंडिडेट आरजेडी से लड़ रहे थे, यहां पर 33% है। मतलब उनका कहने का मतलब यह है कि भाई हमें नंबर, चूंकि कांग्रेस का बहुत छोटा दिखता है, आरजेडी वर्सेस कांग्रेस नहीं दिखाया, लेकिन बुरा नहीं, लेकिन चूंकि सब ज्यादा सीटें लड़ रहे, दुगने से ज्यादा सीटें लड़ रही थी, मैंने ज्यादा बुरा हाल इनका हुआ है हर्षवर्धन जी, और हम चाह रहे हैं कि ये भी तो दिखा देना
जहां फ्रेंडली फाइट था वहां पर क्या स्ट्राइक रेट रहा है? मेरे ख्याल से सारी हार गई, एक छोड़ के सारी हार गई। एक जीते और उसमें 5 एनडीए जीत दिया, मतलब बीजेपी जीती है 12 में से 8 जीती है एनडीए ने। और ये जो बसपा का एक कैंडिडेट आया है ना, ये मेरे ख्याल से 100 के करीब वोटों से जीता है, 38 वोट से जीत रामगढ़ से। लेकिन फिर भी देखें, चुनाव के बाद कौन क्या सबक लेगा, सवाल ये होता है हर बार। देखिए बीजेपी के लिए कहते हैं ना अब तो कि भाई 240 आ गए लोकसभा में, तो पार्टी के मतलब झंडा आ गई पूरी पार्टी की, ये क्या हुआ। वो ये सरकार बनाने के बावजूद उनके लिए सदमा था कि 2 बार फुल मेजॉरिटी की सरकार के बाद तीसरी बार ये क्यों नहीं हम लोग पहुंचे। और उसके बाद देखिए उन्होंने कैसी कमर कसी। अब आप उसमें कोई आरोप और लगाएं, लेकिन वो जीतने के लिए फिर करो मरो के मोड में उतर गए। वीआईपी के मुकेश साहनी, जिन्होंने अपने आप को डिप्टी सीएम कहलवा लिया था, ये कह रहे हैं कि तो इससे तो ये तय हुआ है बिहार में कि आप 10-10 हजार रुपए में वोट खरीद सकते हैं। चुनाव में तो 2 ही चीज होता है ना, हार और जीत। तो निश्चित तौर पे महागठबंधन को जो सफलता मिलना चाहिए नहीं मिला, और एनडीए को सफलता मिला है, तो एनडीए को बधाई दे रहे हैं, उनके टॉप लीडरशिप को बधाई दे रहे हैं। लेकिन जनादेश उनको नहीं मिला है, वो पैसे के दम पर उनका जनादेश मिला है, जो सरासल देश के लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में है। अच्छा देखिए, ये बहस इस वक्त बहुत जोरदार तरीके से चल रही है कि ये चुनाव आयोग ने 10,000 रुपए की स्कीम पर रोक नहीं लगाई और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बावजूद, तो ये गलत हुआ है और इसकी वजह से ये जीत मिली। मेरी खुद ही किसी से बड़ी लंबी चौड़ी बहस हो गई इस बात को लेकर के। और ये सही है कि शायद झारखंड में या किसी और राज्य में ऐसी स्कीम पर पैसा ट्रांसफर करने के लिए चुनाव के बीच में रोक लगाई थी चुनाव आयोग ने। लेकिन अगर इस बार ऐसा नहीं किया, अगर नहीं किया गया था, तो इन पार्टियों को सीधा कोर्ट जाना चाहिए था कि भाई चुनाव आचार संहिता के दौरान कैसे पैसा बट रहा है, आप उस वक्त क्यों नहीं निकलते। साफ निकल जाए फिर लकीर पीटने का क्या फायदा है। पहली बात तो ये। दूसरा, आज मैं कहीं पढ़ रहा था, लेख लिखा था एक महिला उन्होंने अखबार में कि ये 10,000 रुपए से वोट मिला, ये इसको आप इस चुनाव से नहीं जोड़िए, इसको 2005 से जोड़िए। वो 2005 से लगातार जो महिलाओं के लिए एक एक करके स्कीम लाए हैं, इस वजह से ये 10,000 पर लोगों को भरोसा हुआ। तो 30,000 दे रहा था भाई सामने वाला आदमी। तो ये बात हम लोग कई बार कर चुके हैं। समीर जी, प्रोफेसर साहब, देखिए एक महिला से यही कहा गया, सवाल पूछा गया कि अरे तेजस्वी तो 30,000 है, बोला हम मंगनियों में देंगे लेकिन मोदी के वोट देंगे। अब इसको आप क्या कहेंगे? क्या हुआ? यानी कि मुफ्त में भी हो, अच्छा, हम मोदी को ही वोट देंगे, ये पैसा नहीं भी मिलता तो भी वही देंगे। यही सवाल पूछा। और एक बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है जो रीजनल चैनल है बिहार का, उसमें उस महिला से सवाल किया कि अच्छा वो भी तो कह रही है कि वो भी तो कह रहा है तेजस्वी तू 30,000 वोट देने का वादा कर रहा है। बोला नहीं, हम मंगनीय में देंगे। मंगनी का मतलब होता है मुफ्त, मुफ्त में, हाँ, माने मुफ्ते में देंगे, लेकिन हम मोदी को ही वोट देंगे। अब ये जहां पर इमोशन हो, उसको तत्कालीन जो 10,000 है उससे नहीं जोड़िए। मैं बार बार कह रहा हूं, एक नरेंद्र मोदी ने एक अद्भुत, और नीतीश कुमार ने एक अद्भुत महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट किया है। और जो इन बल्क इमोशनली एक कह रहा है, पुरुष कह रहा है ये हमारी बात ही नहीं मानती है, हमारा वोटर आई कार्ड और सब पैन कार्ड सब लेकर के अपने पास रख लिए। बोला क्यों? वो बोलती है कि सिर्फ ये तीर को वोट दो तब ये देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। फिर उससे कॉरेस्पॉन्डेंट पूछता है करोगे क्या? तो बोला आप क्या करेंगे, बात ही माननी पड़ेगी उसका। एक ने कहा ये सब मैं बिहार के ये से मैं बता रहा हूं। एक ने कहा कि नीतीश और मोदी ने महिलाओं को उदंड बना दिया। उदंड बना दिया, मैंने वो पुरुषों की बात नहीं भाई, पुरुष प्रधान समाज है ना, तो वैसे में अब इसका मतलब क्या आप निकालेंगे? इसका एनालिसिस देख करके ये करेंगे कि यही निकल करके आता था कि पहले जहां पर पुरुष प्रधान समाज है, जहां पुरुष कमाता है, उसमें महिला को 10-10 और 500-500 रुपए के लिए उसको अपने पति की तरफ मुंह देखना पड़ता था। अब ये नरेंद्र मोदी का ये जो 10,000 है, उसे वो बकरी लेकर के शुरू कर दे या जोग लेकर के शुरू कर दे, वो उसका साड़ी खरीद ले या जो कुछ भी कर ले, लेकिन उसको कहीं ना कहीं उसमें एक एम्पावरमेंट दिखता है, और वो एम्पावरमेंट जो है वो आपको वोट में परिणत हो रहा है। अब मैं कह रहा था आपसे कि क्या सबक लिया जाएगा। जैसे आरजेडी आज मीटिंग करेंगे तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ, उसमें वो कुछ करेंगे कोर्स करेक्शन। खैर उनको तो बहुत जगह सुधार करने की जरूरत है, उसकी बात आगे करेंगे हम लोग अगले हिस्से में। तो आरजेडी को क्या सबक मिला, कांग्रेस को क्या सबक मिला,
अब कांग्रेस में एक तो खुद उनके लोगों ने, वो जो उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने कहा कि ये भाई बदलें। अब सवाल पूछो आप राजेश राम से, जो प्रदेश अध्यक्ष थे और जो प्रभारी थे अल्लावरू साहब की इतनी चर्चा हुई, इतनी चर्चा, उन्होंने बिहार में कांग्रेस को खड़ा कर दिया है, लालू यादव के दबाव में इस बार झुकी नहीं कांग्रेस पार्टी, तो मिल क्या गया आपको? आप उसी से लड़ते रह गए, जो काम करना था वो किया नहीं आपने। एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन में देख रहा था शिवानंद तिवारी का, अभी आरजेडी में है, छोड़ दिए उन्होंने, छोड़ दिया, तेजस्वी नहीं उनको हटाया, पार्टी में तेजस्वी ने पोस्ट से हटा दिया। शिवानंद तिवारी वो कैरेक्टर हैं जिन्होंने लालू को इनफैक्ट खड़ा किया। अब वो क्या कह रहे हैं, उनकी राय क्या है तेजस्वी के लिए? उन्होंने उल्टी बात कही। लोग मतलब हमारी भी चर्चा हो रही थी कि राहुल गांधी ने 16 दिन बर्बाद किए और जो मुद्दे असल होने चाहिए उसे ध्यान भटकाया ऐसा और वोट चोरी करके। वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को राहुल गांधी की तरह मेहनत करने की जरूरत थी, राहुल गांधी के मुद्दे पर उनको जाना चाहिए था, वोट चोरी का मुद्दा उनको छोड़ना नहीं चाहिए था। तो क्या होता त्रिपाठी जी? नहीं देखिए, मतलब शिवानंद जी की अपनी नाराजगी है, वो कैसे उसको व्यक्त करें। वो लालू जी के बहुत विश्वस्त दिखना चाहते हैं और तेजस्वी से नाराजगी, तो तेजस्वी पर हमले के लिए उन्होंने ये चुना। लेकिन ये तो अब लगभग ओपन सीक्रेट है ना कि राहुल जी की इस यात्रा का, राहुल जी के इस वोट चोरी वाले अभियान का कहीं कुछ मतलब नहीं है। जो 61 सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ी है उसमें 28 को छोड़कर सब पर वो किससे हारी है? दूसरी पार्टियों से हारी है। यहां तक कि राष्ट्रीय जनता दल भी उससे ज्यादा बेहतर रही है, जो दूसरे नंबर पर रही है वो दूसरी पार्टियां रही। तो मुझे लगता है कि शिवानंद तिवारी जो उन्होंने आखिरी लाइन पढ़ी है उसको जोर से बताइए। उन्होंने कहा है कि अब मैं कहानी सुनाता रहूंगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो जो तेजस्वी लालू जी से तेजस्वी जी का जो दौर आया है उसके बीच के जो किस्से हैं वो देश को, जनता को, बिहार के लोगों को सुनने को मिलेंगे, क्योंकि उनको भी उपाध्यक्ष पद से हटाकर, और उन्होंने लिखा है कि सारे लालू जी के लोगों को एक एक करके हटा दिया। तो मुझे लगता है कि अब असली वो आने वाला है। राहुल जी की यात्रा में कोई दम था, मतलब वो मान रहे हो शिवानंद जी, तो बात अलग ही है। सर आरजेडी के लिए क्या नसीहत है इस समय? नसीहत में देता नहीं, नसीहत वाले वो बहुत विद्वान लोग हैं, सब इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हमारी नसीहत से काम चलने वाला नहीं है। मैं 10,000 पर बात कर, जीवन में 200-400 चुनाव तो कवर कर लिए, नहीं मैं 10,000 रुपए पे बात करना चाहता हूँ कि देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि इलेक्शन कमीशन को इस पर काम करना चाहिए था। मतलब वहाँ जाना है कोर्ट में वो तो अलग इशू है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पहले इलेक्शन कमीशन को इस पर कोई फैसला करना चाहिए था कि रोक लगा देनी चाहिए थी ट्रांसफर पर, मोटे तौर पर रोक लगा देनी चाहिए। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये इसके लिए नहीं, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाए तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन को थोड़ा स्ट्रांगली बिहेव करना चाहिए कि क्या किया जाए, नहीं किया जाए। और खासतौर से चुनाव वोटिंग के दौरान भी पैसा बांटा गया, वो तो गंभीर मसला है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि अगर 10,000 रुपये का एक जिक्र आपने कर दिया कि 2005 से, वो बिल्कुल ठीक बात है कि 2005 से वो तो सब काम कर रहे हैं, उसकी मदद हुई। कल हम लोग चर्चा करते, हरजी और हम साथ थे, तो मैंने कहा 1,15,00,000 वोट राष्ट्रीय जनता दल को मिले, सबसे ज़्यादा वोट मिले राष्ट्रीय जनता दल को। इस बात पर मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, 23% वोट मिले। तो 1,15,00,000 में से करीब करीब 50 लाख महिलाएं हो गई आरजेडी की, मतलब 50% भी मान लें, 50% से कम मान लें 47 के हिसाब से। तो उन 50 लाख में से कम 40 लाख महिलाओं को, तो ये 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए मिले, उन्होंने वोट दिया? नहीं दिया। 1,88,00,000 महिलाओं को टोटल वोट मिले इनको, महागठबंधन को। तो उसका मतलब करीब करीब 80 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए मिले होंगे, वोट दिया है। उसमें से 50 लाख महिलाओं को तो 10,000 रुपए मिले होंगे। तो 10,000 रुपए से ही मिलना होता तो फिर उन्होंने क्यों नहीं वोट दिया? आप मतलब कह रहे हैं कि ये फिर ये मतलब आर्गुमेंट नहीं, गलत है कि सिर्फ 10,000 से महिलाओं ने, हाँ मैं तो ये कह रहा हूँ, लेकिन उसका दूसरा तर्क, वो दोनों चीजें अलग अलग मैं कह रहा हूँ। घर के झगड़े राजनीतिक परिवारों में होते हैं और आपने खूब देखे हैं। अखिलेश यादव का परिवार टूटा, आपने देखा चाचा के साथ जो अदावत हुई, उनसे ही क्यों बल्कि पिता और पुत्र में जो अदावत हुई, जिस तरीके से पार्टी की कमान अपने हाथ में ली थी अखिलेश यादव ने। और आप पीछे जाना चाहते हैं तो गांधी फैमिली में जिस किस्म की बातें हुई थी, जब संजय गांधी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद मेनका गांधी को जिस तरीके से, जिन परिस्थितियों में रात में छोटे बच्चे के साथ घर छोड़ना पड़ा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण बताए जा सकते हैं। लेकिन जो लालू परिवार में हुआ है ये कई पैमानों पर अत्यंत ही चिंताजनक है, क्योंकि यहां सवाल घर की बेटी का है। पहले बड़े बेटे तेज प्रताप वो अलग हुए, अब बहन रोहिणी अलग हुई है, और उनके बाद लालू यादव की 3 और बेटियों ने उनका घर छोड़ दिया और वो दिल्ली आ गई। लालू की तीनों बेटियां मायके से दिल्ली आ गई हैं। रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव, ये अपने पिता के घर पर ही थीं। तो और जब
रोहिणी ने घर छोड़ा उसके कुछ घंटों के बाद ये भी घर के बाहर निकलती हुई दिखाई दी। अब रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव, सबसे बड़ी बहन इनकी जो है मीसा भारती, जो पॉलिटिक्स में हैं, उनके घर दिल्ली पहुंची हैं। मतलब इस वक्त राबड़ी देवी का घर पूरी तरीके से खाली हो गया है। अब वहां पर केवल तेजस्वी यादव और उनका परिवार है। रोहिणी यादव वो मुंबई अपनी ससुराल लौट गई हैं। और अब याद कीजिए उन्होंने क्या कहा था कि मैंने अपनी किडनी देते हुए अपने पिता को, मैंने अपने पति की इजाज़त नहीं ली, मैंने अपनी ससुराल वालों की परमिशन नहीं ली और ये मैंने बड़ा गलत किया। और फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने ससुराल वापस लौट रही हूँ क्योंकि मेरी सास जो है वो बड़ी चिंतित हैं मुझे लेकर के और वो भी लगातार रो रही हैं। और उधर इस पूरे प्रकरण पर लालू यादव और राबड़ी देवी बिल्कुल खामोश हैं, बिल्कुल चुप हैं। अब वो कहें भी तो क्या कहें। बीजेपी और जेडीयू जरूर लगातार उनके ऊपर वार कर रहे हैं, लालू परिवार पर वार कर रहे हैं। जेडीयू ने तो लालू यादव को सियासी धृतराष्ट्र तक बोल दिया है। बीजेपी कह रही है कि लालू यादव के घर में जो हो रहा है वो उनकी परिवारवादी सियासत का ही नतीजा है, क्योंकि जब पूरा परिवार ही पॉलिटिक्स में हो या सारी पार्टी ही परिवार हो जाए तो परिवार के लोग फिर अपना अपना हिस्सा चाहते हैं ना। मीसा भारती क्यों कम हो तेजस्वी से? क्यों बाकी रोहिणी जो है उन्होंने अगर परिवार के लिए, पिता के लिए कोई बलिदान किया है और अगर उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है तो वो क्यों ना मांगे उसको। लेकिन तेजस्वी यादव को जिस तरीके से लालू यादव की राजनीतिक विरासत का पूर्ण उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया, उससे परिवार में पहले भी आक्रोश था या असंतोष था कहिए और परिवार के लोगों में, लेकिन अब वो खुलकर इस तरीके से सामने आ रहा है। रोहिणी यादव अब तक कई बार खुलकर तेजस्वी यादव का नाम लेकर बहुत ही गंभीर आरोप लगा चुकी हैं। रोहिणी ने तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और अब एक दूसरे शख्स का नाम आप बार बार सुन रहे हैं, रमीज नेमत खान, इनके साथ साथ अब तो तेजस्वी की पत्नी रेचल यादव का भी जिक्र कर दिया। रोहिणी ने कहा है कि उन पर चप्पल किसने चलाई इसका जवाब तेजस्वी से लीजिए, तेजस्वी की पत्नी रेचल यादव से लीजिए, तेजस्वी के खासम खास संजय यादव और रमीज नेमत खान से पूछिए। रोहिणी ने एक बार फिर कहा कि जब उन्हें अपमानित किया जा रहा था तो उनके माता पिता दोनों रो रहे थे। लालू यादव जैसा आदमी रो रहा था। पिता लालू यादव को जो मैंने किडनी दी उसे गंदी किडनी कहा गया। वो कह रही हैं कि हर बार बेटी ही क्यों बलिदान दे, घर के बेटों से भी सवाल होना चाहिए। आपने रोहिणी के ये बयान सुने होंगे अब तक कई बार, लेकिन आज की चर्चा से पहले एक बार फिर जरूरी है कि हम उनकी बात को शब्दशः सुने एक बार फिर। दो मौकों पर उन्होंने अपनी बात कही है कैमरों पर आकर के, वो आप सुन लीजिए, फिर इस पर आगे और क्या पता चला है वो हम बताएंगे आपको। सुनिए। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया, चप्पल चलाने की बात आपने कही। आराम से अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है और जिसको भी कंडेम करना आकर सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी जी चप्पल आराम से चलाया था। रोहिणी जी आप आराम से बात करें। ये बात जाकर ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, एक और लड़के का क्या नाम था, रमीज से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इनको। हम बिल्कुल पूछेंगे। और पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ तुम्हारा शादी हो गया। मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। रोहिणी जी अगला कदम आपका क्या होगा? मेरे माता मेरे पिता मेरे साथ है। मैडम एक बार बाहर आ जाइए। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। मैम बाहर आ जाइए। मैडम बाहर आ जाइए। मैं जा रही हूँ अपनी सास। अब बहन के अपमान पर एक और इनके छोटे भाई हैं तेज प्रताप यादव, वो तो गुस्से में तमतमाए हुए हैं। खबर है कि तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पिताजी एक इशारा कर दीजिए तो जयचंदों को जमीन में गाड़ देंगे। बहन रोहिणी के चप्पल उठाने की बात सुनने के बाद से मन में आग लग गई है और तेजस्वी की बुद्धि पर पर्दा पड़ गया है। तेज प्रताप यादव की तरफ से यह बयान सोशल मीडिया पर
उनकी पार्टी की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कल की घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया। मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान किया गया वो किसी भी हालत में असहनीय है। तेज प्रताप ने जयचंदों को चेतावनी देते हुए कहा कि परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। जनमानस की भावनाएं आहत होती हैं तो बुद्धि पर पड़ी धूल उड़ जाती है। इन जयचंदों ने तेजस्वी की भी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा। और उन्होंने भी अपनी पार्टी की मीटिंग की थी और मैं पढ़ रहा था कि वहां पर एक वो रागिनी यादव को प्रस्ताव देने वाले हैं कि आपको, मतलब उनकी जो पार्टी है जेजेडी शायद उसका नाम है, उसका राष्ट्रीय संरक्षक बना दिया जाए। तो ये प्रस्ताव वो रोहिणी को दे रहे हैं। अब क्या रोहिणी उन्होंने, क्योंकि ये तो कह दिया कि मैं अपने पार्टी से और परिवार से को डिसोन करती हूं, उन्होंने तो खैर ये भी कहा मैं राजनीति छोड़ रही हूं, लेकिन क्या अपने भाई की ऑफर को वो लेंगी और अपने भाई की पार्टी के साथ जुड़ जाएंगी? तो देखिएगा, तो फिर एक अलग किस्म का समीकरण बिहार में जो है वो खड़ा हो सकता है। बीजेपी ने क्या किया इसमें, या अपोजिट जो उनके विरोधी दल हैं, आप दो बयान लगातार देख रहे होंगे, एक साथ चल रहे हैं। एक, जब तेज प्रताप यादव की जो एक्स वाइफ ही हुई, अब तो शायद डिवोर्स नहीं हुआ, लेकिन अभी शायद, लेकिन वो सेपरेटेड है, जिन हालात में वो घर से बाहर निकली थी, उनका रो रो करके कैमरे के सामने कहना मुझे मारा गया, और वो बड़े रसूखदार राजनीतिक परिवार से आती थी, चंद्रिका राय की बेटी है जी, और वो कह रही थी मुझे मारा, बाल पकड़ के मुझे मारा, राबड़ी देवी ने मुझे मारा, गार्ड देखते रहे, ऐसा इन्होंने किया घर के अंदर, और पहले घर की बहू और अब घर की बेटी, दोनों ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि अपने साथ मारपीट, चप्पल, गाली गलौज, इस किस्म की बातें। तो बिहारी क्यों, हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी जगह पर महिलाओं को लेकर के, उनके मान सम्मान को लेकर के जो भाव है वो लोगों को उद्वेलित करता है। और क्या ये बिहार के अंदर नहीं होगा समीर जी? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब रोहिणी आचार्य को सिंगापुर नहीं जाना चाहिए, उन पांचों बहनों को भी दिल्ली में इकट्ठा होना चाहिए और बिहार जाकर उस परिवार के खिलाफ, तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए। कि जिस तरीके से तेज प्रताप का तो अपन ने जिक्र किया, उसके पहले उनकी पत्नी को जिस तरीके से मारपीट करके निकाला गया, तो एक बहू को आप मारपीट करके निकालते हो, एक बेटी पे आप चप्पल उठाते हो, बेटी को निकलना पड़ता है, तो ये बताता है कि लालू के परिवार में महिलाओं को लेकर कितना सम्मान है, तेज प्रताप तेजस्वी के अंदर कितना सम्मान है। और खबर तो ये भी आ रही है कि कल लालू प्रसाद ने तो हाथ जोड़ के तेजस्वी से कहा है कि भाई परिवार का जो मामला है इसको आपस में बातचीत करके निपटाओ, ये परिवार का मामला बढ़ना नहीं चाहिए। तो लालू प्रसाद पे तेजस्वी बहुत ज्यादा नाराज हुए, जगदानंद लालू प्रसाद पर तेजस्वी बहुत ज्यादा नाराज हुए, और जगदानंद जो पूर्व आरजेडी के अध्यक्ष है बिहार के, वो लालू से मिलने गए थे, लालू उनके साथ फूट फूट कर रोए, बोले मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। लालू प्रसाद यादव जगदानंद के सामने रोए कि सब बर्बाद हो गया, तेजस्वी ने मेरा सब बर्बाद कर दिया, जिस बेटी ने मेरे लिए इतना किया, मैं पूरे इस मामले में एपिसोड में मैं खलनायक बन गया हूं सबके नजर में, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तेजस्वी को समझा रहा था लेकिन मेरी एक नहीं सुनी, मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया है। ये जगदानंद से लालू प्रसाद यादव रोते हुए कह रहे थे। और लालू प्रसाद, खबर तो ये भी आ रही है कि लालू प्रसाद यादव किससे फोन पर बात कर रहे हैं, इस पे वॉच रखा जा रहा है, कई लोगों के नंबर ब्लॉक करवा दिया कि लालू प्रसाद उनसे बात नहीं करेंगे। लालू यादव को पर पूरा वॉच है, वो किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कोई मिलने आना चाहता है तो तेजस्वी तय करते हैं कि लालू प्रसाद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इस तरीके से लालू प्रसाद यादव पर जो पूरा पहरा बिठा दिया गया है, एक प्रकार से लालू प्रसाद यादव को घर के अंदर नजरबंद कर दिया गया है जिस तरीके से, मुझे लगता है बहुत चिंता का विषय है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी बाहर आए, मीडिया से बात करें और सफाई दे कि जो घर में हुआ वो क्या हुआ, क्या उनकी सहमति थी, क्या उन्होंने रोकने की कोशिश की, और उनको लगता है कि तेजस्वी यादव ने गलत किया है तो वो परिवार छोड़ दे, घर छोड़ दिया, तेजस्वी को घर से निकाले। आपने तेज प्रताप को घर से निकाला, आप तेजस्वी को घर से निकालिए इस मामले को लेकर। सवाल इनसे देखिए, घर के अंदर वहां जो हुआ वो तो हम उतना ही जान पाएंगे जितना वैसे रोहिणी बता रही हैं, या कोई घर के अंदर और हो, जैसे आप बता रहे हैं कुछ और बातें किस हिसाब की बात हुई होगी। भाई ये देखें, परिवार बिहार में कौन रहता था, तो बेटियां तो मीसा बड़ी हैं, वो दिल्ली में रहती हैं, वैसे भी वो केंद्र की राजनीति करती हैं, बाकी बेटियां राजनीति में बहुत ज़्यादा सबकी सब जो है एक्टिव है नहीं। मैं आपको इनफैक्ट बताता भी हूँ परिवार में कौन कौन है। सबसे बड़ी जो है वो मीसा हैं, मीसा भारती हैं, 49 साल की है मीसा भारती, ये MBBS डॉक्टर है और ये MP पाटलिपुत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी से अभी हैं मेरे ख्याल में। हाँ। जी। दूसरे नंबर ये रोहिणी जो है, दूसरी बड़ी बेटी है इनकी, रोहिणी आचार्य, 46 साल इनकी उम्र है, ये भी MBBS की हुई है और इन्होंने अपने पिता को किडनी भी डोनेट की। तीसरी चंदा सिंह है। और लिखिए, बता दीजिए ना उसमें। जी क्या? उसमें आपने कहा कि मीसा जी ने भी डॉक्टर की डिग्री ली है और रोहिणी जी ने। हाँ। तो ये लोग सब पूंजीवाद विरोधी हैं, समाजवादी लोग हैं, अंबानी अडानी को बहुत गाली देते हैं। डोनेशन से की डिग्री? टाटा
कि कंपनी के कोटे से जमशेदपुर से किया, डॉक्टरी की डिग्री मिली हुई। टाटा जी, तो आप समझ रहे हैं ना, टाटा का नाम लोग कम ही लेते हैं। तीसरी चंदा सिंह हैं, इनके पति हैं विक्रम सिंह, ये बहुत लो प्रोफाइल रहती हैं, मीडिया में भी नहीं आती हैं ज्यादा। चौथी रागिनी है, ये चंदा, रागिनी और राजलक्ष्मी तीनों वो भी घर से निकली हैं, कल खबर है कल। रागिनी यादव जो है ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, शायद इन्होंने पढ़ाई पूरी नहीं की है। राहुल यादव इनके पति हैं, वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। फिर पांचवी संतान है हेमा यादव, ये बीटेक की हुई हैं, इनके पति का नाम विनीत यादव है, ये भी लाइमलाइट में ज्यादा नहीं आती हैं। फिर अनुष्का राव है, इनको धनु भी कहते हैं, ये इंटीरियर डिजाइनर हैं, इनके पति हैं चिरंजीव राव, ये हरियाणा की एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। फिर है राजलक्ष्मी यादव, ये चंदा और रागिनी ये भी घर से नाराज होकर निकले, खबर है। ये सबसे छोटी बेटी हैं और इन्होंने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है और इनकी शादी तेज प्रताप सिंह यादव से हुई है, वही मुलायम सिंह के पुत्र से। फिर आते हैं तेज प्रताप यादव जो 37 साल के हैं और उनके बाद आते हैं तेज प्रताप यादव। अब आप देखिए रोहिणी और तेज, अगर ये तारीख, रोहिणी झूठ क्यों बोलेंगी, जो उम्र का अंतर देखें, तेजस्वी 35 साल के हैं, रोहिणी 46 साल की हैं। 11 साल बड़ी बहन ऐसे आरोप लगा रही है, गोदी में खिलाया है बचपन में, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब आप समाज सब जगह का हमारे एक जैसा ही है, बिहार का समाज क्या है इन सब बातों से प्रभावित नहीं होगा? देखिए, बिहार का समाज तो इन सब बातों से प्रभावित होगा, लेकिन सवाल एक बहुत आकर के इस मुद्दे पे आ जाता है कि भाई ये एक परिवार के अंदर ये जो कुछ हो रहा है, ये सत्ता का संघर्ष ही तो है। हाँ, बिल्कुल, इसके अलावा और क्या है? वही है। और लालू प्रसाद यादव की हालत तो वही थी जैसे औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर लिया था और बोला था ये इतना खाना, इतना पानी देंगे, इतना राशन देंगे, इसी पर तुमको जिंदा रहना। अभी आप बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं, मैं आखिर ऑलमोस्ट आप कह रहे हैं लालू यादव पूरी तरीके से कब्जे में है। आप एक बात मुझे बताइए, जो रोहिणी आचार्य ने कहा कि मेरे माता और पिता रो रहे थे, कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, वो डांटे तक नहीं, बोले तक नहीं। और अब बाकी जितने टिकटों का बंटवारा हुआ है, क्या उसमें लालू प्रसाद यादव की सहमति नहीं थी क्या? जब कांग्रेस पार्टी जब निगोशिएट करने गई थी तो उस समय क्या लालू प्रसाद यादव वहां पर नहीं बैठे हुए थे क्या? टिकटों के भीतर गए थे, तब मिले थे ना। उससे पहले भी लालू प्रसाद यादव तो पूरे इस प्रक्रिया में शामिल रहे हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि उनके लोग उस प्रक्रिया में शामिल नहीं थे। जगदा बाबू नहीं थे, शिवानंद तिवारी नहीं थे, ऐसे बड़े बड़े रघुवंश बाबू बड़े क्लोज हुआ करते, अब पूरी तरीके से तेजस्वी की कमांड में है सर। बिल्कुल। अब आप एक बात मुझे बताइए, राहुल गांधी की कमांड में केंद्रीय नेतृत्व नहीं है, ये जनरेशनल चेंज होता है तो ये तो चीजें होती ही हैं। देखिए, बहुत सारे स्टेटमेंट है वैसे मेरे पास इस पर रिएक्शन जो है, लेकिन परिवार से एक परिवार के सदस्य का भी, साधु यादव राबड़ी जी के भाई हुए, तो मतलब मामा हुए रागिनी और तेजस्वी के। हालांकि इनके रिश्ते अब परिवार के साथ ठीक नहीं हैं, लेकिन हैं तो फैमिली मेंबर। ये क्या कह रहे हैं इस पूरे प्रकरण पर, सुनिए। अगर रोहिणी का छोटा भाई है तेजस्वी, अगर वो गलत व्यवहार करता है किसी के सामने, तो समझिए कि माने इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। हमारी भी बहन राबड़ी देवी है, हम अपनी बहन को तो जो है आज तक कितना हूँ कुछ बोली है, बहुत सारी बात बोली है, लेकिन हमने तो कभी नहीं कुछ बोला उसके विषय में, बहन के बारे में। ये लोग कैसे बोल रहा है, कौन लोग बुलवा रहा है, ये सारे चीजों को जानकारी करना पड़ेगा। अगर बाहरी व्यक्ति अगर घुस के बाहरी घर में घुस गया है और घर वाला बाहर जा रहा है, तो ये भी दुर्भाग्य है, ये भी अच्छी बात नहीं है, न पार्टी के लिए अच्छा है और न परिवार के लिए। आप नेता से हटा दीजिए और देखिए तो फिर वो कैसे तिल मिला रहा है। तेजस्वी यादव को हाँ हटाइए, नेता विरोधी दल से हटाइए। नेता विरोधी दल, नए नेता विरोधी दल का चयन कराइए। पार्टी में बहुत लोग हैं, बहुत सीनियर लोग हैं, गंभीर लोग हैं, अनेकों आदमी है जो गंभीर है, आप उसको बनाइए। इससे क्या होगा? ये सीधा हो जाएंगे, ये टेकुआ हो जाएंगे। ये बुझते हैं ना कि हम पापा को जो कहेंगे वो पापा कर देंगे। क्यों ऐसा हुआ घर में? उन्हीं के साथ रहने वाले एगो बिस्कोमान के आदमी हैं जो तेजस्वी को बाह पकड़ के नचा रहे हैं। नेता विरोधी दल के साथ बाह पकड़ के आप ले जाइएगा स्टेज पर नचाने? आपका परिवार है क्या? आपका घर का है क्या? आपका रिश्तेदार है क्या? ऐसे ऐसे लोग घर में घुस करके घर परिवार को बर्बाद किए हुए हैं। घर वाला बर तर, बर वाला घर तर, ये क्या कहानी बना दिया आप लोगों ने? किस भाव जाल में फंसे हो जी? अहंकार तुम पाल लिए हो।
अब ये तो खैर साधु यादव कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं कि लालू यादव जो हैं तेजस्वी की जगह किसी और को पार्टी का नेता बना दें, नेता विपक्ष बना दें। ये तो खैर नहीं होने वाला है। लेकिन ये भी कह रहे हैं बाहरी लोग, तेज प्रताप कहते हैं जयचंद, रोहिणी नाम लेके कह रही हैं संजय यादव, और ये व्यक्ति का नाम है भूल जाता हूँ, रमीज। ये कौन है, चला इनके बारे में भी जान लेते हैं। ये संजय यादव हरियाणा के रहने वाले हैं और तेजस्वी यादव के स्कूल के और क्रिकेट ग्राउंड के फ्रेंड हैं। तेजस्वी जब लालू यादव के सियासी वारिस बनने के लिए तैयार हो रहे थे या तैयार किए जा रहे थे, तो फिर वो संजय को अपने साथ ले गए। दोस्त था, यादव भी है, आओ साथ में भी लोग, मदद करो हमारी। आरजेडी की राजनीति में संजय यादव की पहचान पार्टी के रणनीतिकार के तौर पर है, या जैसा रागिनी ने कहा इनको चाणक्य कह रहे थे तो चाणक्य जवाब दे। अब तेजस्वी को इन्होंने एक युवा नेता के रूप में, यूथ आइकॉन के रूप में पेश करने की कोशिश की, उसमें एक भूमिका इन्होंने निभाई। मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले संजय यादव ने 2024 में आरजेडी के कोटे से राज्यसभा भी पहुंच करके अपना डेब्यू किया, पॉलिटिकल डेब्यू। आधिकारिक तौर पर पार्टी की मुख्य धारा में प्रवेश किया इन्होंने। अब ये न केवल तेजस्वी के चुनावी फैसलों को प्रभावित करते हैं, बल्कि सोशल मीडिया की रणनीति और पब्लिक इमेज मैनेजमेंट का भी जिम्मा इन्हीं के पास है। संजय का दखल इतना गहरा है कि हाल में लालू परिवार की कलह में इन्हीं का नाम रोहिणी आचार्य से ने खुलकर लिया और इशारों में तेज प्रताप लेते हैं। 2015 से जब तेजस्वी ने पहली बार उप मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला था, तब से संजय यादव ने उनकी सार्वजनिक बैठकों, फैसलों, पार्टी की सारी संगठनात्मक रणनीति, इन सब में सबसे अहम भूमिका निभाई है। कुछ लोग तो कहते हैं कि इनसे मिले बगैर आप तेजस्वी से मिल भी नहीं सकते। पार्टी के अंदरूनी जो लोग हैं वो बताते हैं कि तेजस्वी यादव संजय यादव की सलाह सबसे ज्यादा मानते हैं और इसी वजह से उनको तेजस्वी का राजनीतिक मास्टरमाइंड कहा जाता है। अब ये दूसरा जो व्यक्ति की एंट्री हुई है, ये रमीज नेमत खान, ये तो बड़ा ही विचित्र मामला है। ये व्यक्ति तो क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति है, क्रिमिनल। और मैं क्रिमिनल इसलिए कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि वो हत्याकांड में जेल में रह करके आया। इसी साल अप्रैल में उसको बेल मिली है। पिताजी प्रोफेसर हैं दिल्ली में, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में। ससुर जी जो हैं एक्स एमपी और 2 बार के एमपी, 3 बार के विधायक हैं, वो अभी तक जेल में हैं, उसी हत्याकांड में जिसमें इनको जेल हुई थी। बड़े अपराधी हैं ये रमीज नेमत खान और इनकी पत्नी, दोनों को उसी हत्याकांड में जेल में जाना पड़ा जिसमें इनके ससुर जी को, अभी आप बता रहे, बड़े यूपी के बड़े माफिया में नाम आता है, अपराधियों में नाम आता है। तो ये व्यक्ति अगर बात सही है कि इसकी घर में एंट्री थी और तेजस्वी यादव, संजय यादव और तीसरी ये तिकड़ी में ये व्यक्ति था, तो फिर तो ये वाकई सोचना चाहिए तेजस्वी यादव को कि किस बैकग्राउंड के लोग जो हैं उनको वो अपना दोस्त मानते हैं या उनको अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में वो शामिल करते हैं। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए सौरभ जी, कई बार चर्चा होती रही इस चुनाव में और कई लोग तो बहुत मतलब गंभीर होकर ये सवाल पूछते हैं कि भाई लालू जी का जंगल राज कब तक, बेचारे तेजस्वी के ऊपर ये जंगल राज क्यों थोपोगे। अब मुझे तो लगता है कि भला हुआ बिहार बच गया। अगर रिजवान जहीर का दामाद, और मैं फिर कहता हूं रिजवान जहीर के दामाद होने से कोई दिक्कत नहीं, भाई रिजवान जहीर का आपराधिक इतिहास है, लेकिन यहां तो सीधे सीधे हत्या के मामले में शपथ नहीं किए, भाई जेल में था। बिल्कुल ठीक, 10 मामले हैं इसके ऊपर, और ऐसे में कोई व्यक्ति आपका सलाहकार हो गया, आपका कान नाक हो गया, आपके सारे निर्णय ले रहा है, तो आप जरा प्रत्याशी सोचिए, आप जरा संगठन सोचिए, आप ओवरऑल पार्टी को सोचिए कि वो किस दिशा में जा रही होगी। और इसीलिए जो बिहार की जनता थी वो शायद हमसे आपसे बहुत ज्यादा समझदार थी। वो पहले से देख रही थी कि लालू जी वाला जंगल राज तो पुराना हो गया, नया वाला ज्यादा खतरनाक है। और इसीलिए ओसामा साहब, जब ओसामा को टिकट दिया जाता है और जिस अंदाज में ओसामा लौट कर आते हैं, ओसामा के समर्थक कहते हैं कि यहां जरा कर दिया होता ऐसा पोस्टर वाला, तो साहब बताते कि क्या होगा। तो मुझे लगता है कि बड़ा साफ है, मतलब जो बिहार ने देखा बहुत अच्छे से देख लिया, बहुत बढ़िया से देखकर उस पर निर्णय लिया। अब उसके इर्द गिर्द बहुत सी चीजें हैं जिसको जोड़ दी जा रही है, जिसमें 10,000 रुपया, दूसरी सारी चीजें वो सब हैं, लेकिन बड़ी चीज वो जो जंगल राज वाला डर है और ऐसे लोगों का तेजस्वी के साथ जुड़ा होना। देखिए, ये इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है कि कोई नेता, उसके इर्द गिर्द उसके खास लोग हों। हर किसी के पास इर्द गिर्द खास लोग होते हैं जिन पे वो भरोसा करता है या जिनकी सलाह को वो उचित मानता है। यहां प्रॉब्लम यह है कि परिवार को ये पसंद नहीं थे। परिवार चाह रहा है हम है ना, हमारी सलाह लो, पिताजी तुम्हारे, इनसे पिताजी से बड़ा सलाहकार कौन होगा, बहनें हैं या बड़ा भाई है, उनको हिस्सा दो, उनको भी साथ लेकर के चलो। शिकायत उनकी ये है कि तेजस्वी परिवार से ज्यादा इन दो पर भरोसा करते थे। यही बड़ा मुश्किल काम है। वैसे आमतौर पर ऐसा होता है, यदि आप बहुत सारे राजनीतिक परिवारों को देखो, वहाँ पर ऐसे लोगों की एंट्री हो जाती है, और वो उनकी एंट्री जब होती है तो वो इसी शर्त होती है भाई ये परिवार के लोग बड़ा दखल करेंगे तो ये काम चलेगा नहीं, हमको प्रोफेशनल तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाना है।
पहला स्टेप ये होता है। और वो धीरे धीरे जब तक उनको समझ में आती है बात कि जब तक परिवार के लोग दूर नहीं होंगे तब तक उनका वर्चस्व उस पर नहीं बनेगा। नहीं मतलब ये इन लोगों के का प्रयास होता है कि परिवार दूर रहे। हाँ, इन लोगों का प्रयास होता है क्योंकि वो परिवार यदि उसमें रहेगा, मान लो मीसा जी एक्टिव रहे, रोहिणी जी एक्टिव रहे, लालू जी एक्टिव रहे, तो कितनी चलेगी संजय यादव की या रवीश की। तो इसलिए वो सबसे पहला कदम यही उठाते कि ये सारा करें। अब जब सरकार चलती रहती है, सत्ता में होते हैं तो चलता रहता है। जब अब इस समय ऐसी जगह पर आ गए जब कुछ भी नहीं बच रहा, केवल बांटना ही है सब कुछ, तो उस समय ये ज़्यादा हो जाता है और हार हो गई तो हार पर तो फिर जूतम पैजार होना होता। इसको दूसरे तरफ भी देखिए ना, कुछ और उदाहरण लीजिए, परिवार को छोड़ दिए, प्रशांत जी का एक बड़ा उदाहरण लेते हैं। प्रशांत जी बीजेपी से भी क्यों निकले? क्योंकि वहाँ उनका दखल इतना बढ़ गया था कि बीजेपी के जो ओरिजिनल लोग, मतलब बीजेपी परिवार कह लो, क्योंकि नरेंद्र मोदी का परिवार तो कोई नहीं है, लेकिन वहाँ उनका दखल था कि भाई ये जो लोग हैं वो नहीं, मैं सुनूंगा, नया सिस्टम बनाना। वो नीतीश कुमार जी के पास से भी क्यों निकलना पड़ा उन्हें? क्योंकि वहां पर भी वो नया सिस्टम बनाना चाहते। राहुल गांधी जी के वक्त भी उनकी एंट्री इसलिए ही रुक गई कि सब लोगों ने समझ लिया कि ये काम नहीं चलेगा। बांग्लादेश में बड़ी खबर है कि अब से थोड़ी देर के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जो भारत में शरण लेकर रह रही हैं, उन पर वहां का एक ट्राइब्यूनल कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। और आरोप उनके ऊपर क्या है? क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ अपराध। कोर्ट के फैसले से पहले बांग्लादेश में हंगामा है, बवाल है, ढाका की सड़कों पर आगजनी हो रही है, धमाके हो रहे हैं, क्रूड बम जो होते हैं, देसी बम फोड़े जा रहे हैं, पथराव हो रहा है, सड़कें जाम हैं। और देखिए तस्वीरें, प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बड़े बड़े पेड़ काटकर गिरा दिए हैं, हाईवे जाम कर दिए हैं। इन प्रदर्शनों को देखते हुए ढाका समेत बांग्लादेश के कई शहरों में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। प्रशासन ने हिंसक प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मार देने का आदेश दे दिया है। ढाका में बसों को आग लगा दी गई। और जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है, ये शेख हसीना पर हत्या, अपहरण से लेकर देशद्रोह के 225 से ज्यादा मामलों में सुनवाई करवा रही है। बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। राजधानी ढाका में कई इलाकों में लोगों ने हाथों में मशाल लेकर जुलूस निकाले। शेख हसीना पर आंदोलन रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवाने का आरोप है। पिछले साल जून में अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जो सो कॉल्ड रेवोल्यूशन हुआ था, वहां पर 1400 लोगों की मौत हुई थी, 1400 लोगों की जान गई थी। और उसका आरोप शेख हसीना पर है कि जो युवा लोग निकले थे उनके ऊपर उन्होंने बहुत सख्ती की, पुलिस को उतारा, आर्मी ने गोली चलाई और उसमें इन लोगों की मौत हुई। और उसके बाद जब एक बार शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया, वो भारत आ गई और वहां पर ये केयरटेकर सरकार बन गई। कुछ दिन तक तो केवल सेना ही देख रही थी सब कुछ वहां पर। उस दौरान भी बहुत सारे लोग मार गए। और वो कौन थे? वो थे शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से जुड़े हुए लोग और वहां के अल्पसंख्यक हिंदू समाज के लोग। अब जो सजा की मांग की गई है शेख हसीना के लिए, वो मृत्युदंड की मांग की गई। और देखिए, शेख हसीना दोषी करार दे दी गई हैं। शेख हसीना को इस विशेष अदालत ने उनको दोषी करार दे दिया है। हत्या, अपहरण और मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में ट्राइब्यूनल कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। और चूंकि मांग मृत्युदंड की ही की जा रही थी प्रोसिक्यूशन की तरफ से, तो अब देखते हैं कि सजा उनको क्या दी गई। दोषी तो वो करार दे दी गई हैं, क्या मृत्युदंड दिया जाएगा शेख हसीना को? हालांकि वो भारत में है और कई बार बांग्लादेश ये कह चुका है कि शेख हसीना को भारत बांग्लादेश भेजे, क्योंकि उन पर वहां पर अपराध आरोपों में सुनवाई चल रही है। और शेख हसीना ने इस सुनवाई से पहले एक बयान जारी करके भारत सरकार से यह मांग की है कि ये फर्जी सुनवाई, फर्जी आरोपों पर जो चल रही है, भारत सरकार बांग्लादेश की सरकार पर दबाव बनाए कि उनके खिलाफ ये निराधार आरोप ना लगाए जाएं और ये झूठी जो जांच है इसको बंद किया जाए। और देखें ना, ये जो कोर्ट है कौन सा, एक मामूली कोर्ट नहीं है, ये क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के खिलाफ एक इंटरनेशनल कोर्ट टाइप चीज जो है वो सुनवाई कर रहा है। उसी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ICT कहते हैं इसको। और इसने मानवता के खिलाफ अपराध का दोष सिद्ध कर दिया है। शेख हसीना पर निहत्थे लोगों की जान लेने का आरोप एक तरीके से उनके ऊपर है। तो मतलब ये शेख हसीना को ऐसे ट्रीट करें जैसे कोई डिक्टेटर थी, कोई फौजी डिक्टेटर जैसे करता है किसी देश के अंदर और फिर उसको भागना पड़ता है। तो जैसे शेख हसीना जो हैं वो कोई गद्दाफी हो या सद्दाम हुसैन हो, इस किस्म के आरोप जो हैं वो उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। विजय जी, क्या इसमें आगे क्या हो सकता है और क्या हम पर भी अब ये कहा जाएगा, दबाव बनाया जाएगा कि इनको भेजें वापस? बिल्कुल, पहला कदम जो बांग्लादेश सरकार है वो इस पर करेगी कि भाई आप उनको वापस भेजें। लेकिन ये
मसला देखिए, आपने ठीक कहा कि कोई वो उस तरह की डिक्टेटर या उस तरह की वो नहीं रही, ये पूरा राजनीतिक मामला है। और जब वहाँ पर यूनुस सरकार आई तब से ये बात चल रही थी कि इस तरह का मामला होगा और उन पर इस तरह की गई है। भारत सरकार इसमें कितना भूमिका अदा कर सकती है ये तो नहीं है कि भारत सरकार यहाँ से उनको भेजने वाली है शेख हसीना को। शेख हसीना यहाँ पर तो शरण दी है भाई इनको। वही तो करो, तो इसलिए कोई ऐसी परेशानी वहाँ पर भारत में शेख हसीना को लेकर नहीं होने वाली है। लेकिन बांग्लादेश हमारे संबंध खराब होंगे बांग्लादेश से। बांग्लादेश से तो संबंध अभी खराब चल ही रहे हैं हमारे बहुत सारे। और अभी तो संबंध शेख हसीना के साथ साथ जब आप जो हमारी पॉलिसी है माइग्रेशन की और घुसपैठियों की, जब उन्हें भेजेंगे तो फिर और संबंध खराब होने वाले। लेकिन ये मसला संबंध खराब होने का नहीं है, क्या भारत को शेख हसीना के साथ खड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये मुद्दा है ना। और आप सोचिए, भारत बांग्लादेश तो छोटा देश है, तिब्बत के मामले में जो हमारे दलाई लामा हैं उनके मामले में भी चीन के सामने खड़ा रहा। 50 साल हो गए इस बात को। तो जिनको आपने शरण दी है उनके साथ आप खड़े रहेंगे कि नहीं खड़े रहेंगे। और शेख हसीना वहाँ की चुनी हुई वो शासक रही हैं, हालांकि उस समय जो इलेक्शंस को लेकर सर बांग्लादेश की लेखिका को भी शरण दी हमने, तस्लीमा नसरीन। लेकिन एक अंतर है ना तिब्बत में दलाई लामा में और इनमें, वो तो निर्वासित सरकार चला रहे हैं यहाँ पर, ये कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर रही है। पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर रही, लेकिन मैं कह रहा हूँ चीन और बांग्लादेश का भी फर्क समझिए। चीन जैसे एक देश के सामने जब भारत ने फैसला कर लिया तो उस फैसले पर हम खड़े हुए हैं। और शेख हसीना का मामला तो वो यदि मान लीजिए इंटरनेशनल कोर्ट में भी चला जाए बांग्लादेश, तो सब लोग सपोर्ट करेंगे उनको कि वो कोई उस तरह के अपराध। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि हमने उनको शरण दे दी, भाई आप उनके जीवन की रक्षा कर रहे हैं, जीवन की रक्षा, इससे ज्यादा आप उनके साथ और क्या खड़े हो सकते हैं? उनको यहाँ पर उनको पार्टी चलाने की इजाजत दे दें क्या? अगर वो उसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है, केवल उनको सुरक्षा, जीवन सुरक्षा और वो सारा मिलता है। उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। अभी इसमें क्या सजा हुई है ये पता चलेगा, तो इस खबर पर हम फिर लौटेंगे क्योंकि आज बहुत सारी अच्छी खबरें हैं। मान कर चलिए कि ये यूनुस सरकार के लिए उल्टी गिनती का भी काम हो सकता है। भाई आप देखिए, पहली बार जब से ये आंदोलन हुआ, तख्ता पलट हुआ, पहली बार आवामी लीग के लोग सड़कों पर इस तरीके से उतरे इनकी पार्टी के, और वो बड़ी संख्या है, इनके समर्थक भी करोड़ों में हैं, वो पहली बार सड़क पर उतरे हैं। वो तो चुनी हुई सरकार के नेता, मोहम्मद यूनुस तो उस तरह से नहीं है ना। तो वो तो नेता है ही, जैसे इमरान खान है। जरा सी भी समझदारी होती तो ये करने की आवश्यकता नहीं थी। वैसे भी इससे तो आप और भड़का रहे हो उनको, इससे आप उनको ताकत दे रहे हैं, क्योंकि रिवोल्ट करने की स्थिति में आ जाएंगे। जो जजेस हैं इसमें आईसीटी के, उन पर पहले से आरोप है कि वे पहले से तय कर चुके हैं कि इनको कन्विक्ट करना ही करना है। मामलों में यही होता है हमेशा, पॉलिटिकली मोटिवेटेड पूरा है ही। इमरान खान को किस अपराध में, घड़ी बेचने के अपराध में जेल में डाल रखा है उसको। अच्छा, आगे की एक खबर आपको मैं बताता हूं, है हमसे काफी दूर की, लेकिन इसका ये जो जेनजी वाला कनेक्ट है ना, जो नेपाल से जेनजी आपने शुरू किया, हमारे यहाँ भी बहुत लोगों का शगल हो गया है जेनजी बोलना। मेक्सिको में, दक्षिण अमेरिका में, मेक्सिको में वहां पर जेनजी के नाम पर आंदोलन हो गया और गुस्सा भड़का जा रहा है। ये लोग जो हैं सड़कों पर उतर के, ये देखिए कैसे पुलिस के साथ इनकी सीधी भिड़ंत हो रही है इसमें। और इसमें खबर मैं आपको बताऊं, जितने लोग घायल हुए हैं 90% पुलिस वाले हैं। इतना गुस्सा है लोगों का वहां पर। और इनका आरोप क्या है? ये है राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम, उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों की बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं और ये गदर जैसा है कुछ, और आपको नेपाल में जो हुआ उसकी याद दिलाता है। इस प्रदर्शन में हुडी वाले जो ना पहन करके जो अपना चेहरा छुपाते हैं, वो वाले युवा जो हैं भारी तादाद में दिख रहे हैं और बहुत सारे शहरों में इस विद्रोह की आग फैल गई है। किस नाम पर? ये करप्शन है साहब। हमारे यहाँ पर क्राइम बहुत है, हत्याएं बहुत होती हैं। पहले एक ग्रुप जो है वो प्रदर्शन कर रहा था, अब बड़ी तेजी के साथ इसमें तमाम शहरों के लोग जो हैं वो जुड़ गए हैं। अच्छा, मेक्सिको जो है वो कोई बहुत आइडियल कंट्री नहीं है ना, वो ना लोकतंत्र के मामले में, ना कानून के मामले में, और ड्रग्स एक बहुत बड़ी बीमारी है। और वहाँ की जो सत्ताधारी लोग हैं, या मतलब जो पॉलिटिक्स है, वो पूरी पॉलिटिक्स भी ये ड्रग माफियाओं के चंगुल में, कार्टल्स नाम दिया आपने, बिल्कुल ठीक कहा। तो वो सब कुछ वहां हो रहा है। और ये देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं क्लाउडिया शिनबाम, इनसे ये नाराजगी है। हालांकि जो वहां पर पोल वगैरह होते हैं वो बताते हैं कि ये महिला बड़ी पॉपुलर है ये काम में, लेकिन अचानक से ये जो आग भड़की है ना ये विद्रोह की, इससे ये संदेह फिर होता है कि पीछे कोई और लोग खड़े हैं। अचानक से ऐसे कैसे? ड्रग कार्टेल इसके पीछे कोई भी मतलब ये कोई स्वयंभू आंदोलन नहीं लगते, ये प्रायोजित लगते हैं निश्चित रूप से, जैसे नेपाल में लग रहा था। और मेक्सिको के बारे में तो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इस महिला ने वहां पे ड्रग्स कंट्रोल करने की कोशिश की है वहां पर अपने राज्य के अंदर, तो उसके खिलाफ ड्रग कार्टेल के बड़े जो वहां पे ग्रुप है उन लोगों ने उसके खिलाफ जनता को भड़काने का काम किया और बड़ा पैसा इसके अंदर पंप किया जा रहा है मेक्सिको के अंदर।
जो विरोध कर रहे हैं उनको बहुत पैसा, सुविधाएं, साधन, संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं कि आप विरोध करो और तख्ता पलट मैक्सिको के अंदर होना चाहिए, क्योंकि वहां के जो बड़े प्रभावशाली लोग हैं जो ड्रग्स के माध्यम से, अपराध के माध्यम से और जो हथियारों के तस्करी के माध्यम से पैसा बनाते हैं, उसके खिलाफ इस राष्ट्रपति ने बहुत कड़क। मगर कौन है ये जेनजी को कौन बार बार भड़का रहा है दुनिया भर में? कभी किसी देश में, कभी किसी देश में। वही जिसकी हम लोग आगे बात करने वाले हैं सर। वही है ना। तो बता देता हूँ आपको, सबका मालिक एक है ना। इस पर बात हुई थी, वही इसके पीछे है। सबका मालिक देखिए अमेरिका क्या कर रहा है। बड़ी चर्चा हुई साहब, रूस ने जो है परमाणु ऊर्जा से चलने वाली मिसाइल, परमाणु ऊर्जा से चलने वाला टॉर्पीडो, उसका परीक्षण किया। अमेरिका में ट्रंप ने कहा कि हम भी परीक्षण करेंगे, न्यूक्लियर परीक्षण 33 बरस के बाद। लेकिन रूस ने कहा हमने कोई परमाणु बम तो नहीं विस्फोट करके उसका परीक्षण किया, हमने तो मिसाइल चला के देखी है जो परमाणु बम ले जा सकती है। तो ट्रंप के लोगों ने भी कहा कि ठीक है फिर हम भी ऐसा ही परीक्षण करेंगे। और वो परीक्षण अब ये पता लग रहा है कि ये पहले कर चुके थे। ये काम अमेरिका अगस्त में कर चुका था। अमेरिका ने जो उसका सबसे उन्नत तकनीक का जो विमान है फाइटर जेट F-35A, इस लड़ाकू विमान से एक B-61-12 इस नाम का एक परमाणु ग्रेविटी बम, अब इस नाम से कोई बम होता है, ग्रेविटी बम, उसका सफलतापूर्वक उड़ान से परीक्षण किया, टेस्ट किया। यह परीक्षण हुआ उनके नेवादा में। वो न्यूक्लियर से जुड़ा जो भी काम करना होता है वो नेवादा स्टेट में ही करते हैं। तो वहां पर एक टोनोपा परीक्षण रेंज है, वहां पर 19 से 21 अगस्त तक यूटा के हिल एयरफोर्स बेस के सहयोग से इसको किया गया। अब ये जो B-61-12 परमाणु ग्रेविटी बॉम्ब है, इसको F-35 विमान से लॉन्च करके, मतलब गिरा करके देखा गया। क्योंकि बॉम्ब गिराना ऐसे नहीं होता कि आपने बस छोड़ दिया, वो बॉम्ब गिरता है तो फिर वो टारगेटेडली कहीं जाता है। तो अमेरिका ने इस न्यूक्लियर बम की सफल टेस्टिंग के बारे में दुनिया को बताया 14 नवंबर को। और ये कदम विश्व भर में परमाणु हथियारों की होड़ को एक बार फिर से शुरू कर सकता है। और ये और बता दूं आपको, ये जो बम इन्होंने टेस्ट किया, ये हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम गिरा, हिरोशिमा का जो बम था, उससे 24 गुना ज्यादा शक्तिशाली जो है वो बताया जा रहा है। तो ये परमाणु वाली जो होड़ है, पता नहीं क्यों ये और एक किसको दिखा करके क्या साबित करना चाहते हैं। ये टेस्ट उन्होंने इस नाम पे किया कि ये बम तो हमने बहुत पहले बना रखा था, लेकिन हमको ये देखना था कि ये कितना वर्केबल है और इसका लाइफ स्पैन बढ़ाना था। तो अब ये 20 साल तक के लिए कहा जा रहा है इसकी लाइफ बढ़ गई है इस टेक्नोलॉजी से बने बम की। मतलब अगले 20 सालों तक इसमें कोई छेड़छाड़ टेक्निकल करने की जरूरत अमेरिका को जो है वो नहीं पड़ेगी। सर, रूस के बाद अमेरिका। देखिए, रूस के बाद अमेरिका ने किया, अब इसके बाद आप चाइना का इंतजार कीजिए। चाइना हो जाएगा तो आप फिर उत्तर कोरिया का इंतजार कीजिए। अब अमेरिका क्या कह करके दूसरे देशों पर प्रतिबंध लगाएगा कि परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया गया है, उन देशों पर भी क्या ऐसा सवाल नहीं उठेंगे कि वो कल जाकर के परमाणु अप्रसार संधि से वो बाहर निकल के आए? कल ये दबाव उन पर नहीं पड़ेगा क्या कि जो CTBT साइन किया गया था उससे वो बाहर निकल करके आए? ये भारत का मामला नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। जब CTBT साइन हुआ था, जब परमाणु अप्रसार संधि साइन किया गया था, तब भी ये था कि परमाणु युद्ध से किसी का भला नहीं होने वाला है, इसलिए इसका प्रयोग तो किया ही नहीं जाना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में यदि अमेरिका ने टेस्ट किया है तो इसका क्या कारण हो सकता है? सिर्फ यही बताने के लिए ना कि हम शक्तिशाली देश हैं, अब पुतिन के सामने रखने के लिए कि हम चाहें तो हम ये कर सकते हैं। सर, ये तो दोहरापन, उन्होंने एक तो दोहरापन बताया क्या ना। आप पुतिन को दोष दे रहे थे कि उसने मिसाइल टेस्ट किया। अरे तुम तो ये तो पहले कर चुके थे, बताया नहीं था। पुतिन ने मिसाइल टेस्ट नहीं किया था, न्यूक्लियर सबमरीन को सिर्फ काला सागर में उतारा था। उन्होंने ये नहीं किया था कि उसको मिसाइल टेस्ट किया था। और न्यूक्लियर सबमरीन तो उतरते रहता है, ऐसा कोई तो है नहीं। उसका प्रयोग उन्होंने नहीं किया था, लॉन्च नहीं किया था, उसकी टेस्टिंग नहीं की थी। तो ये अमेरिका कहीं ना कहीं ये पहले से करना चाहता था, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहता था, एक बहाना उसने ढूंढा। इस सब के पीछे है क्या? रूस और यूक्रेन की जंग, और वो जंग कम होने की बजाय और भीषण होती जा रही है। अब पुतिन की सेना ने एक बार फिर यूक्रेन के ऊपर बहुत करारा हमला किया है। 3 मिसाइल्स और 135 ड्रोन्स, इनसे बमों की बरसात कर दी है। इनके पास किंजल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, बड़ी घातक, रूस के पास। उससे इन्होंने यूक्रेन के कई शहरों पर बिल्कुल कयामत ला दी। और टारगेटेडली अब ये शहरों पर, रिहायशी इलाकों पर, वहां के ऊर्जा संयंत्रों पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि सर्दियां चल रही हैं। इस ताज़ा हमले में 9 लोगों की मौत हुई है, 53 लोग घायल हैं, कई इमारतें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं।
रूस की सेना यूक्रेन के साउथ ईस्ट ज़ैपोरिज़िया में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही, क्योंकि मकसद तो जमीन कैप्चर करना है ना ज्यादा से ज्यादा। इस दौरान रूसी आर्मी ने 2 बस्तियों पर कब्जा कर भी लिया है। 9 नवंबर से अब तक रूस ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों में 1000 से ज्यादा मिसाइलें जो हैं वो लॉन्च की हैं। उधर यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। जवाबी हमले के बाद रूस की एक तेल रिफाइनरी को बंद करना पड़ा है और यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि उसने रूस के 4 S-400 डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया है। 2 रडार सिस्टम उसने रूस की तबाह की है। ये सब दावे होते हैं, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई होती है। लेकिन अब एक चर्चा इस बीच और चल पड़ी है, वो ये कि अब ट्रंप और पुतिन जो हैं एक बार फिर उनको मिलना चाहिए। आप याद कीजिए, हंगरी में दोनों नेताओं के मिलने का एक प्लान बनाया गया था, क्योंकि हंगरी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होने के बावजूद पुतिन के करीब हैं वहां के राष्ट्रपति। तो वो एक लोकेशन डिसाइड की गई थी, यहां पर मिलेंगे। पहले अलास्का में मिले थे हंगरी पहले सोवियत यूनियन जी, लेकिन फिर ट्रंप ने मना कर दिया कि पुतिन जब कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो हम मिलकर क्या करेंगे, तो अब मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। लेकिन अब फिर से ये बात उठने लगी है कि इस विवाद को सुलझाने के लिए ट्रंप और पुतिन को साथ बैठना ही पड़ेगा और कोई रास्ता इसका फिलहाल नहीं है। हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि ये सबसे स्वाभाविक और सबसे बेहतर तरीका होगा। इसमें पुतिन का मैं कम देखता हूं दोष, इसमें दोष बड़ा डोनाल्ड ट्रंप का है। डोनाल्ड ट्रंप को यह समझना चाहिए कि पुतिन ने तो युद्ध छेड़ा है, आपको युद्ध रुकवाना है। आप मीडिएटर की भूमिका में हैं, आप मध्यस्थ की भूमिका में हैं। यूक्रेन के साथ जितनी तरह की चीजें हैं, हथियार देने से लेकर वो सब आपके ऊपर आ रहा है। फंडिंग से लेकर हथियार देना, मिसाइल देना, वो सब आपके ऊपर है। आपको यह भरोसा कायम करना है कि पुतिन को लगे कि हां ये हमारे भी पक्ष में कुछ बातें बोलेंगे। अब आप मध्यस्थता करने गए हैं, आप धमकी भी देते हैं, आप कहते हैं कि 2 दिन में खत्म कर देंगे, फिर आप कहते हैं कि नहीं पुतिन तो अगर तय कर लेगा तो सब खत्म कर देगा। मुझे लगता है सबसे बड़ी गड़बड़ डोनाल्ड ट्रंप में है और डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया के दूसरे राष्ट्राध्यक्षों को इस शांति अभियान में अपने साथ लेना चाहिए। जो ये सबसे बड़ी गड़बड़ है ना कि डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं कि मैं जाऊंगा 2 हाथ पकड़ के खड़ा कर दूंगा, तो ये 2 हाथ पकड़ के खड़ा करने वाला समय नहीं है। उन्हें कुछ और देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाना चाहिए, साथ में बिठाना चाहिए और तब जाकर इस शांति वार्ता पर हम जो लोग यूक्रेन का साथ देते हैं, यूरोप के सारे देश खड़े हैं उनके साथ, फ्रांस, जर्मनी, सब सारे देश, यूके वगैरह, उनको साथ में ले। भारत जैसा जो बड़ा मुल्क या देश है जो दोनों जिसकी दोनों सुनते हैं, वो यूरोपीय यूनियन के देशों को बुलाते हैं और उनसे ऐसे बात करते हैं जैसे लगता है कि ठीक है कोई स्कूल टीचर है या हेडमास्टर है, वो सबको समझा रहा है। ये तो फिर क्या, ये नहीं हो सकता है। भारत लीड करे फिर इसमें, या तो भारत लीड कर सकता है, लेकिन यहां ट्रंप के ईगो का मसला है ना। आप सबके बाद देखिए, अमेरिका से बड़ा रोल किसी का नहीं हो सकता है। ट्रंप अगर अपना ईगो थोड़ा सा कम करें और नरेंद्र मोदी को साथ लेकर, तो यूरोपीय यूनियन के देश भी सहज हो जाएंगे, पुतिन भी सहज होंगे और जेलेंस्की भी सहज होंगे। सर, ईगो का तो क्या हाल हुआ, अच्छा किया आपने शब्द बता दिया। ईगो, देशों की ईगो हो सकती है, लेकिन राष्ट्रहित से बढ़कर ईगो नहीं होती। और जो सत्ता में होता है उसको सबसे प्यारी कुर्सी होती है, और जब कुर्सी हिलने लगती है तो ईगो अपने आप चली जाती है। ट्रंप के साथ ही हो गया। ट्रंप ने जो फैसले लिए ये टैरिफ को लेकर के, बेतहाशा महंगाई बढ़ गई अमेरिका के अंदर, और अब ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ रहा है। अब उन्होंने क्या किया, पहले चीन पर टैरिफ को लेकर अपना स्टैंड वो बदलते रहे, अब एक बार फिर टैरिफ पर ट्रंप ने यू टर्न लिया। भारी भरकम टैरिफ जो लगाए हुए थे, खासकर खाने पीने के सामान पर, इससे बहुत सारे देशों से आने वाला सामान महंगा हो गया। अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ने लग गई, फूड इन्फ्लेशन, और इसके बाद 200 फूड आइटम्स पर ट्रंप ने टैरिफ हटा दिया। मतलब वो उन्होंने टैरिफ की कैटेगरी से ही बाहर कर दिया। देश से मतलब नहीं है। वही जैसे केला है, तो केले के आयात पर मान लीजिए भारत से या किसी और देश से कुछ टैरिफ लगा रखा था, उन्होंने केले को टैरिफ की श्रेणी से ही बाहर कर दिया कि किसी भी देश से आए इस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो बात कई अर्थशास्त्री उनको बार बार समझा रहे थे कि जो तुम टैरिफ लगा रहे हो, दूसरे देश तो और मार्केट ढूंढ लेंगे। भारत ने ढूंढ ही ली ना। अभी डेटा आया था, हमारा टोटल निर्यात जो है वो इनके टैरिफ लगने के बाद बढ़ गया है। अमेरिका से कम हो गया, लेकिन बाकी देशों से बढ़ गया। हमने नई मार्केट ढूंढ ली, उनके यहां पर सामान महंगा हो गया। अब इससे भारत के कारोबारियों को और फायदा होगा। चाय, मसाले, फल, सूखे मेवे, इन सब को ट्रंप ने टैरिफ से बाहर कर दिया है। और टैरिफ घटाने का फैसला भारत के $1 बिलियन से ज्यादा के कारोबार पर अब फायदा पहुंचाएगा। कुछ बोल रहे थे? एक आंकड़ा मैं बता दूं, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, अप्रैल 2025 में जो भी खर्च पड़ता था किसी प्रोडक्ट का, तो उसका हिस्सा कौन कितना किसके ऊपर जाता था। यूएस इंपोर्टर को पड़ता था 64%, 14% फॉरेन एक्सपोर्टर को, यानी इसे भारत से कोई भेजेगा तो 14%, और 22% उनके ग्राहकों को, यानी यूएस कंज्यूमर को।
अक्टूबर 25 में क्या हो गया, 27% रह गया यूएस इंपोर्टर को। यानी दरअसल ट्रंप के इस निर्णय से वहां के इंपोर्टर्स को लाभ हुआ। एक्सपोर्टर को 4% बढ़ गया, यानी 18% हो गया। लेकिन जो यूएस कंज्यूमर है 55% बर्डन उसके ऊपर आ गया, जो 22% था। और अगर ट्रंप ने संभाला नहीं तो ये 8%, 25% और यूएस कंज्यूमर पर चला जाएगा 67%, यानी 22% से 67% कहां टिकेंगे। गुरुजी की आधी है कल तो ठिकाने आ ही गई है, आगे भी देखिए। लेकिन ये जो अब अगला, ये जो नोबल मांग रहे हैं, साथ साथ युद्ध की धमकी देते हैं। अभी इन्होंने अपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर किया और वॉर की पूरी तैयारी भी कर रहा है। अमेरिका खुद, इनका अगला निशाना है वेनेजुएला, ये भी दक्षिण अमेरिकी देश है। और कई दिनों से आप इसको खबरों में देख रहे होंगे कि ट्रंप ने यहां पर अपनी सेना उतार दी है। घुसपैठ, इनका एक्सक्यूज क्या है कि यहां से ड्रग्स आती हैं अमेरिका के अंदर, और ड्रग तस्करी को लेकर ट्रंप ने वेनेजुएला और पूरे उस समुद्री क्षेत्र के अंदर 40 से ज्यादा नावों पर, बड़ी बड़ी बोट्स पर हमला किया, उसमें 80 लोग मारे गए, ये कहकर के कि ये ड्रग तस्कर थे। अब ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने वहां आसपास जो अमेरिका के मित्र देश हैं जैसे कैरिबियन आइलैंड्स वगैरह हैं, वहां अपनी आर्मी भेज दी है। वहां इन्होंने अपना सबसे बड़ा युद्धपोत, विश्व का सबसे बड़ा युद्धपोत है वो, जेराल्ड नाम का सर है ना कुछ, वो सबसे बड़ा युद्धपोत भेज दिया। उसमें फाइटर जेट्स हैं, उसमें उनके सैनिक हैं। और अब इन्होंने एक स्टेटमेंट ये दिया है कि मुझे वेनेजुएला के साथ क्या करना है ये मैंने तय कर लिया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं। और वेनेजुएला के जो मदुरो जो राष्ट्रपति हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ बहाना है। ये ट्रंप कहते हैं कि ये ड्रग कार्टेल का हेड है, निकोलस मादुरो, जो अमेरिका का वेनेजुएला का राष्ट्रपति है। लेकिन मजेदार बात क्या है, और ट्रंप को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि दुनिया उनके झूठ को जानती है, वो जिस ड्रग का नाम ले रहे हैं ना, कोकेन बनाने के लिए और एक फेंटेनाइल ड्रग, ये दोनों ही वेनेजुएला में होती ही नहीं। कोकेन का तो पत्ता ही नहीं होता बनाने वाला वहां पर। वो मदुरो यही कह रहे हैं कि ये तो मेरे यहां पर पत्ता भी नहीं उगता जो तुम कह रहे हो मैं ड्रग बना रहा हूं। और ये फेंटेनाइल जहां तक बात है, ये आता है चाइना से। और ये जो अभी शी जिनपिंग से मिले थे, वो फेंटेनाइल को लेकर उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी उनसे बात की है। तो झूठा आरोप कह रही है दुनिया आप वेनेजुएला पर लगाकर, उस पर वहां केवल सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। सुनिए जरा ट्रंप को। और बड़ी खबर आई, इसलिए मैंने इसको बयान को बीच में रोका। शेख हसीना को फांसी की सजा दे दी गई है बांग्लादेश में। इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना को फांसी की सजा दी। यही बात हम लोग कर रहे थे, मृत्यु दंड की ही मांग इनके लिए की जा रही थी। और अब जाहिर है कि बांग्लादेश की सरकार भारत से मांग करेगी कि शेख हसीना को उनके सुपुर्द किया जाए। सर, ये तो बांग्लादेश के लिए भी नया नहीं है। अरे इनके पिता की, जिसने आज़ादी दिलाई बांग्लादेश को, उसी की हत्या कर दी वहां के सैनिकों ने। तो अब इनको मृत्यु दंड भी कोई हैरानी की बात नहीं है। बिल्कुल हैरानी की बात नहीं है, लेकिन मैं फिर से एक बार इस बात को जोड़ दे रहा हूँ कि ये मोहम्मद यूनुस साहब के लिए उल्टा पड़ेगा ये दाव। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शेख हसीना के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता है, वोटर है, वो बहुत बड़ी तादाद में है। और यूनुस साहब बांग्लादेश के, क्या कहना चाहिए, ऑर्गेनिक लीडर नहीं है। वो तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी लीडर नहीं है। तो शेख हसीना के लिए, और भारत शेख हसीना के साथ खड़ा होगा, मजबूती के साथ खड़ा होगा। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इससे एक तो ये है कि कोई उनको फांसी की सजा मिल नहीं रही, हम जैसे कह रहे हैं, तो वो उनको भेज रहे हैं, भारत को भेज देगा। आज 3 लोगों को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है, वो 3 के तीनों बाहर है। तो ये चलता रहता है कि ठीक है, उससे अपना एक फैसला करके उसको काम ले रहे हैं। और इससे बांग्लादेश में शांति हो जाएगी ऐसा तो नहीं लग रहा, बल्कि अशांति वहां पर ज्यादा होने वाली है। सरकार के खिलाफ और जो लोग हैं उनके खिलाफ होगा, और शेख हसीना की राजनीतिक ताकत बढ़ेगी। नहीं, लेकिन इसमें एक, इससे अब एक मुश्किल शेख हसीना के सामने ये है कि इस फैसले के बाद अब वो जा तो पहले भी नहीं सकती थी, अब तो उनका बांग्लादेश लौटने का सवाल ही खत्म हो गया। देखिए, बांग्लादेश लौटने का रास्ता मुझे नहीं लगता है कि खत्म हो गया है। ये निर्भर करता है कि यदि काउंटर रेवोल्यूशन यदि बांग्लादेश में होता है सरकार के खिलाफ, और काउंटर रेवोल्यूशन यदि सक्सेसफुल हो जाता है, तब ये संभव है। लेकिन काउंटर रेवोल्यूशन होगा कैसे? यदि लोग अभी जो सड़कों पर आकर के और सस्टेन करते हैं ये आंदोलन 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन यदि चलता है और चढ़ता है। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के लोग नहीं थे, वो भी बहुत पॉपुलर लीडर थे। वहाँ की आर्मी भी कंट्रोल करना चाहती थी, वहाँ के आर्मी ने कंट्रोल किया, सत्ता तंत्र को अपने हाथ में लिया, जन आंदोलन को वहाँ पर कुचला। वैसे ही आज के दिन में जो जमाते इस्लाम वहाँ है और वहाँ के जो आतंकवादी समूह है, करीब करीब उसी तरीके से पेनिट्रेट कर गए हैं। कहाँ तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर पेनिट्रेट कर गए हैं।
अब इस बात पर निर्भर करता है कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वहां का, उसको क्या अमेरिका कितना समर्थन दे रही है, भारत का वहां पर कितना पेनिट्रेशन है, भारत किस हद तक रिस्क ले सकता है। हम तो इनको वापस तो नहीं भेजेंगे। नहीं, बिल्कुल, ये तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ये तो कोई मतलब ही नहीं पैदा होता है। ये क्या भारत के अंदर एक जो बात चल रही थी कि भाई जो हमारा ये नॉर्थ ईस्ट का जो कॉरिडोर है उसको थोड़ा एक्सपेंड किया जाए, क्या उस प्रकार का जो जिसे हम कहते हैं कि कॉस्ट जो है वो बांग्लादेश पर थोपने के बाद यदि वहां पर काउंटर रेवोल्यूशन देखिए, शेख हसीना ने अभी जो स्टेटमेंट दिया कि भारत सबसे बड़ा मित्र है बांग्लादेश का और वो बांग्लादेश सरकार पर दबाव, उनकी उम्मीद ये होगी भारत से कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं, ये जो फैसला दिया गया, उनको जो सजा दी गई है, इस पर हम बांग्लादेश से सवाल पूछें और कहें कि भैया आप गलत कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार ने अभी तक तो वहां हो रही किसी गतिविधि पर कोई कमेंट किया नहीं। उनके इंटरनल मैटर्स में हमने कोई दखल नहीं दिया। मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार या विदेश मंत्रालय इस मामले में दखल देगा, ये उनका आंतरिक मामला है। वो जिस तरीके से देख रहे हैं, भारत के हाथ में जो था कि भाई शेख हसीना को भारत ने अपने शरणार्थी के रूप में जगह दी और देश में उन्हें सम्मान रखा हुआ है। अब इस फैसले के बाद भी भारत सरकार उन्हें भेजेगी नहीं। लेकिन अब शेख हसीना के पास समय कितना बचा है सर? 78 ईयर्स की हो चुकी है, 78 साल उनकी उम्र है। अब क्या शेख हसीना के पास बहुत लंबा समय बांग्लादेश के अंदर राजनीति करने का है? मुझे नहीं लगता कि वो बांग्लादेश जाने में अब इंटरेस्टेड होगी। उनकी पार्टी की मान्यता भी रद्द होगी। फरवरी में चुनाव घोषित कर दिया गया कि फरवरी में 2026 में बांग्लादेश में चुनाव होंगे और यूनुस सरकार ने कहा है। तो क्या बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को अनुमति मिलेगी चुनाव लड़ने की? मुझे लगता है कि उनकी सरकार को भी अनुमति चुनाव मिलने पार्टी को सिंपल सी बात यह है, जैसा आपने कहा, शेख हसीना की राजनीति अब लगभग खत्म है। अब जो भी वहां पर इलेक्शन होगा उसमें कौन जीतेगा, देखिए इनकी पार्टी तो इलेक्शन से बैन कर दी गई है और इन्होंने कहा है मेरे समर्थक वोट भी नहीं करेंगे। तो आप तो राजनीति से बाहर हो गए ना। भारत क्या एक ऐसे नेता के लिए जो ठीक है अब जब तक सत्ता में था हमारे लिए अच्छा था, उसके लिए बांग्लादेश की आने वाली सरकार के साथ दुश्मनी क्यों बोलोगे, संबंध क्यों खराब करेगी? नहीं, इसको संबंध खराब करने जैसा नहीं है। ये अपने सिद्धांतों पर टिके रहना है, नंबर एक। नंबर दो, ये जब हम कह रहे हैं कि शेख हसीना की राजनीति खत्म हो गई, चाहे उसको आप जो भी कहिए, लेकिन बांग्लादेश में भी जो शेख मुजीबुर रहमान वाली विरासत है वो पॉलिटिक्स नहीं खत्म हो रही, इसको समझिए। वरना तो सर तोड़ दिया था, हाथ तोड़ दिया था, आग लगा दिया, म्यूजियम खत्म कर दिया। शेख हसीना की राजनीति कैसे बढ़ेगी इस पर चर्चा हो सकती है। और भारत सरकार वो हमेशा शेख हसीना की विरासत यानी मुजीबुर रहमान की विरासत के साथ रहेगी। ये सारा मामला इसलिए है, ये जल्दबाजी में इसलिए निर्णय सुनाया गया कि एक तो उन पर प्रतिबंध लगाए रखना है, तो उसका हम बड़ा आधार चाहिए बताने के लिए। सही वो कहेंगे कि देखिए ये कन्विक्टेड है, इनके ऊपर मृत्युदंड है और ये आ नहीं रही, इसलिए इनकी पार्टी को आउट करो। अभी भी जो वहां जो लोग पॉलिटिकल एक्सपर्ट वहां के हैं बांग्लादेश के, वो जो लिख रहे हैं कि अभी भी अगर चुनाव हो जाए और शेख हसीना की पार्टी चुनाव में आ गई तो अभी फिर से वो सत्ता में आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है वो बात तो, लेकिन प्रोफेसर साहब ने नहीं भी रहे, प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल सटीक तुलना की। ये पाकिस्तान में जो हुआ एग्जैक्टली वही है। सेना ने वहां इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर है, पहले आपने उसको, इनको तो भगा दिया गया, उन्होंने उसको जेल में डाल दिया। पहले अपदस्थ किया बहाने से, फिर उसको जेल में डाल दिया, फिर उसके लोग जब बाहर आए सड़कों पर तो उनको ऊपर मिलिट्री कोर्ट में आपने चार्जेस लगाए, सजाएं दी, पार्टी खत्म कर दी, पूरी कुचल दी गई पार्टी उनकी पूरी। ऐसे यहाँ ये गलती करेगी कि इस पार्टी को, शेख हसीना की पार्टी को अभी तो रद्द कर रखी है, इलेक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करेगी तो वो कोई रास्ता नहीं निकलेगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सीरियस नोट पे मैं बात बता रहा हूँ आपको कि इस तरह से नहीं होगा। ये गलती तो शेख हसीना ने की थी कि उन्होंने भी, इसको भी समझिए आप बात, भले ही वो हमारे यहाँ पर है, तो वहां पर भी उन्होंने उनके विरोधियों को उस तरह से रोक दिया था चुनाव से, उन्होंने बायकॉट किया था। ये सब है। यदि शेख हसीना की पार्टी को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला तो उसका एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता की मुश्किल होगी, दूसरी बांग्लादेश में शांति कायम नहीं हो पाएगी। उस चुनाव का कोई मायने नहीं होगा। अभी 3 महीने बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। देखना होगा सर, ये अपने लोगों को क्या बाहर निकालने का आह्वान करती हैं, क्या कहती हैं सड़कों पे उतरो? टाइम सड़क पर उतरने के लिए कहीं 1 साल से कुछ बोल नहीं रही है, वो 1.5 साल से इंडिया के अंदर रह रही है। अभी पिछले 1 महीने में एक्टिव हो गई हैं, 1 महीने से लगातार इंटरव्यू वगैरह सब। मुझे नहीं लगता कि शेख हसीना बहुत ज्यादा बांग्लादेश के रिलेवेंट रहने वाली है। उनका राजनीतिक करियर खत्म है, अब वो अपना बची हुई जिंदगी आराम से गुजारेगी। वो जानते हैं कि बांग्लादेश में जाएगी तो उनको क्या समस्या का सामना करना है। 78 साल के बाद कोई स्पेस नहीं है। पुत्र वो तो इनको भी होगा सर, इनका बेटा अमेरिका में रहता है, पॉलिटिकली एक्टिव है, तो वो चाहेंगे कि मेरी पार्टी जिंदा रहे। देखिए पार्टी तो मुझे नहीं लगता है कि पार्टी ऐसे खत्म हो जाएगी। हो सकता है कि नामकरण बदल करके और नए नाम पर रजिस्ट्रेशन करा करके चुनाव में ये जा सकते हैं। दूसरी बात है, ये इस विदेश मंत्रालय बेशक
इस पर कोई त्वरित टिप्पणी न करे, वो कंडेम करेंगे, विदेश मंत्रालय रिएक्शन देगा इस पर। लेकिन मैं एक चीज मैं बताता हूं, भारत बांग्लादेश में कुछ करेगा नहीं, ऐसा नहीं है। क्या करेंगे? मैं देखिए बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, वो होता है आप वहाँ के कई ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको आप सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं, सड़कों पर उतार सकते हैं। यदि अमेरिका 10,000 किलोमीटर से कर सकता है तो भारत को करने के लिए बहुत कुछ है। बहुत पहले तो करने की इच्छा होनी चाहिए ना। नहीं, वो तो दुनिया भर में खूब कराता फिरता है। दूसरी बात मैं इस पर एक टिप्पणी कर दूं, देखिए वो आंतरिक मामला है, इतनी भर से बात नहीं बनती है। वो भारत का एक ऐसा पड़ोसी है जो कि पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है, और क्या भारत बांग्लादेश को पाकिस्तान की राह पर चलने में कहीं बाधा उत्पन्न करे? हमारे से भी जो कनेक्ट है उसका भाई हमारे लिए खतरा है वो। एक आप ये ध्यान रखिए, आपके हाथ में क्या है? वहां चुनाव होना, वहां चुनाव होना है, जैसा भी चुनाव हो बांग्लादेश में, जैसा भी सही। अभी अगले साल चुनाव होने वाला है, कोई सरकार चुन करके आएगी, कहने को तो इलेक्टेड गवर्नमेंट ही होगी ना वो। देखिए आपने कहा ना कि रोक देती, शेख हसीना यदि वहां से सुरक्षित भारत तक पहुंच पाई तो उसका एक बड़ा कारण था कि वहां पर जाकर के भारत की एजेंसियां तुरंत त्वरित एक्टिव हुई। नहीं यदि एक्टिव होती और बांग्लादेश आने से एक दिन पहले विदेश मंत्रालय की मुलाकात वहां पर हुई। नहीं, भारत ने उस समय अपने ताकत का प्रयोग किया। भारत सरकार ने उनको एक तरह से निकाला, इवैक्यूएट किया। बिल्कुल, इसको यूं समझिए। नहीं तो वहां पर नहीं तो जेल में होती है, जो होती ही नहीं होती है, लेकिन भारत सरकार तुरंत उसमें एक्शन में आई और ये इवैक्यूएशन है। हम उसको उस तरह से कह रहे हैं कि वो भाग कर आ गई है, बचाए गए। इवैक्यूएशन इनको लाया गया भाई, आप लाया गया, आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि जहां पर उतरे वहां पर अजीत डोभाल की तैयारी थी करने के लिए। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, सरकार ने उस वक्त के सेनाध्यक्ष को साफ कहा कि अगर इनको एस्केप रूट नहीं मिलेगा तो ये बांग्लादेश के लिए बड़ी मुसीबत होगी। बाकायदा एस्केप रूट दिया गया, उनके हेलीकॉप्टर को निकलने का किया, और बाकायदा ये मतलब ये ऐसा नहीं है ये भारत के दबाव में, भारत ने किया, दबाव नहीं, भारत ने पूरा किया, ये प्लान करके इसको कराया, प्लान किया ना। आप सोचे हाई कमीशन, आपको याद नहीं आ रहा होगा कि इवैक्यूएशन प्लान से पहले, ये शेख हसीना के आने से पहले जिस तरह से विदेश मंत्रालय एक्टिव हुआ, जहां हाई कमीशन जो श्रीलंका में था भारत का, उसने कैसे भूमिका निभाई, किन किन लोगों से मुलाकात की, शेख हसीना से जो एक दिन पहले मुलाकात हुई, वो सब काम हुआ है। आप ये सोच रहे हैं कि कोई शेख हसीना। अच्छा भाई एक सेकंड, थोड़ा व्यूअर्स के लिए एक बार फिर से खबर बता देता हूं, फिर हम लोग बात करते हैं। शेख हसीना को मृत्यु दंड, फांसी की सजा दी गई है बांग्लादेश में। एक इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल नाम की एक अदालत वहां बनाई गई क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने मानवता के खिलाफ अपराध किया है। 2024 में जब ये छात्र आंदोलन हुआ था, जो अब खुलकर पता चल रहा है कि ये तो जमात इस्लामी के लोग करवा रहे थे, इसमें 1400 लोगों की मौत हुई थी, इससे ज्यादा ही। ये आंदोलन के वक्त भी हुआ, शेख हसीना के भारत के आने के बाद भी हुआ। अब उन सब के लिए शेख हसीना को जिम्मेदार बता दिया गया है। अब वहां जो भी मुख्य आरोपी, जैसे त्रिपाठी जी बता रहे थे, जैसे शेख हसीना देश के बाहर हैं, एक और शायद गृह मंत्री या इस तरीके के थे, गृहमंत्री और पुलिस चीफ। पुलिस चीफ तो वो बन गए, अप्रूवर बन गए। अच्छा, अप्रूवर। पुलिस जो ढाका के पुलिस चीफ थे, वो उन्हीं की गवाही पर हो रहा है। हाँ, उस व्यक्ति की उस पहले आरोपी बनाया गया, फिर उस व्यक्ति को अप्रूवर बना दिया गया, और वो ये कह रहा है कि शेख हसीना ने मुझसे कहा था गोली चलाने के लिए। तो वो व्यक्ति सबसे बड़ा गवाह है, और अब इनको उसमें फांसी की सजा दे दी गई है। अब जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, जरा वहां खून खराबे का बांग्लादेश में तो बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान जैसा ही है ऑलमोस्ट। जब ये आजाद हुए, विदेश मंत्रालय चुप रहेगा ऐसा नहीं है। अभी ये इनके पिता की हत्या, सोचिए, केवल इनके पिता की हत्या नहीं हुई थी, इनके पूरे परिवार की हत्या हुई थी। केवल ये और इनकी एक बहन जिंदा बची थी। इनके माँ बाप, बाकी भाई बहन, सबको मार डाला था सेना ने, क्योंकि ये थे नहीं वहां, क्योंकि ये उस वक्त थे नहीं। तो ये 2 बहनें बस बची थी, पूरा परिवार खत्म कर दिया गया था। और अगर ये ना, जैसा अभी बता रहे थे सब कि भारत ने वो सब प्लान किया कि इनको बचा के लाना है, वो ना किया होता तो क्या पता इनकी जान चली गई होती। जितने भी राष्ट्राध्यक्ष, मतलब सेना प्रधानमंत्री रहो या राष्ट्रपति रहो, जिसको भी सब भागना पड़ा, सबको स्पेस मिला है। श्रीलंका के भागे तो उनको स्पेस मिला, अफगानिस्तान से भागे तो उनको स्पेस मिला, बांग्लादेश से मिले तो भागे, ये भी नहीं। इतने आरोप लगे, आपको सजा हो गई है, आपको वहां कानून का सामना करना पड़ेगा। आज वहां पर चुनाव होंगे फरवरी में, आपके लोगों को चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा,
वहां सत्ता, कोर्ट, पूरा तंत्र उनके हाथ में, वो नहीं कभी नहीं ये होने देंगे कि शेख हसीना की सरकार वहां पर वापस लौट कर आए, उसकी पार्टी को पूरा वहां खत्म करेंगे। और मुझे लगता है कि ठीक है, विदेश मंत्रालय तो एक बयान जारी करते हैं, सब देशों के लिए जारी करता है कि हम इससे सहमत नहीं है और हमारे भारत सरकार इससे सहमत नहीं है। इससे ज्यादा भारत सरकार न्याय संगत कार्रवाई हो, इससे ज्यादा क्या कहेगा भारत में? खत्म भारत सरकार का, आपने बचा लिया, उनकी रक्षा कर ली, इससे ज्यादा हम क्या करेंगे? आप थोड़ी ना उसको फिर वही समझना प्रधानमंत्री बना दोगे, कुर्सी पर बिठा दोगे। आप कभी विदेश मंत्रालय का काम देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्या करता है विदेश मंत्रालय। ये कहने का काम विदेश मंत्रालय का होता ही नहीं है। उस दिन भी हमने कहा था कि कहानी कुर्सी की में हम कुर्सी की कहानियां बताते हैं, और विदेश मंत्रालय कुर्सी रखने के लिए कहानियां नहीं बताता है। विदेश मंत्रालय क्या अभी तक इसमें एक्टिव नहीं है? इसके बाद एक्टिव नहीं होगा। और आप समझते हैं, इसको बांग्लादेश का मुद्दा मत समझिए, ये भारत से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। बांग्लादेश में जितनी अशांति, जितनी आगजनी, विदेश मंत्रालय एक्टिव होता तो सजा होती है। अगर विदेश मंत्रालय एक्टिव होता तो क्या इस तरीके से मौत की सजा हो पाती? ऐसा नहीं, ये रोक नहीं पा रहे हो आप, और आप कह रहे हो कि बाद में विदेश मंत्रालय एक्टिव होगा। आप अगर आपको रोकना था तो अभी रोकते थे उनको। भारत सरकार की क्या भूमिका हो सकती है, आगे क्या होगा? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा है कि हमको लगता होगा कि हम नेपाल के बारे में या उनका होता है, आप जा करके बात कीजिए उनके ऑफिसर से। मैं जिक्र नहीं कर सकता उन विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के, एक एक चीज की खबर होती है, एक एक घटना की खबर होती है, और वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। इन्वॉल्वमेंट स्पेशल सेल उसके लिए डेडिकेटेड है। बांग्लादेश में तो हम आराम से बैठे रहेंगे, क्योंकि उसका सीधा असर हमसे बिल्कुल जुड़ा हुआ बांग्लादेश है। वहां की अस्थिरता भारत के लिए हमेशा नुकसान क्या आप बांग्लादेश में हो रही कार्रवाई को इन्फ्लुएंस कर सकता है? भारत कर सकता है इन्फ्लुएंस? मतलब फांसी की सजा पर नहीं, लेकिन उसके जो रिपरकशंस हैं उसमें इन्फ्लुएंस कर नहीं सकता, इन्फ्लुएंस करेगा। थोड़ा समय लगता और है, दखल होता है। और वो दखल ऐसे नहीं होता ना कि यहाँ से कोई डोवाल साहब सीधे आपको दिखाई दे रहे हो फ्लाइट में जाते हुए। बहुत सारे काम मोहम्मद यूनुस ने जब से बना है एक अच्छी बात नहीं की भारत बांग्लादेश के संबंधों को। तो फिर क्यों भारत चाहेगा कि वो चलते रहें? उसको तो जाना ही है, वो तो इलेक्शन के बाद जाएगा। नहीं, कहाँ जाएगा? अभी तो ये सब बहुत सही है। एक तो ये कि कौन सस्टेन कर पाएगा चुनाव में, ये बड़ी चीज है। दूसरा ये कि अगर शेख हसीना की पार्टी नहीं लड़ेगी तो कौन सी शेख हसीना की प्रॉक्सी पार्टी लड़ने वाली है, उस पर नजर रखना होगा। नेता कौन तैयार हो रहा होगा। उसके कई बांग्लादेश के कई इलाके हैं जो हिंदू बहुल हैं, जहां से आवाज उठने लगी है कि अगर हमें हमारा हिस्सा नहीं दोगे तो हमें अलग देश चाहिए बांग्लादेश के भीतर। ये फैसला इसलिए इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते कि अभी वहां जिस तरह का दबाव है और जो लोग वो जजशिप में बैठे हैं वो आप इन्फ्लुएंस करने की स्थिति में शायद नहीं होंगे। लेकिन जब जैसे ही वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे, जैसे ही कहेंगे कि हाँ दिखावे के लिए ही सही चुनाव करना है, उस वक्त से भूमिका शुरू हो जाती है। और कोशिश तो हर जितने भी फॉरेन मिनिस्ट्री है हर देश की वो करेंगे, लेकिन चूंकि भारत का स्टेक बहुत बड़ा है, भारत के साथ जुड़े हुए लोग बहुत हैं, और वहां चूंकि शेख हसीना की जो पूरी की पूरी पार्टी है उसको सिर्फ और सिर्फ भारत से उम्मीद है। यानी उनके लोग जो भी काम करेंगे, जिस तरह के मूवमेंट को लेकर आगे बढ़ेंगे, जिस तरह से बांग्लादेश में आप कहिए कि मूवमेंट खड़ा करेंगे, आंदोलन खड़ा करेंगे, वो सब वो भारत के लिहाज से करेंगे। तो आप अभी भले कह सकते हैं कि भाई फांसी की सजा क्यों नहीं रुको, सजा तो रुकवा नहीं सकते ना। सजा तो वो लोग दे रहे हैं जो पहले से मन बना के बैठे कि शेख हसीना को इसका दोषी ठहराना है, हत्यारा ठहराना है। अपराध की सजा थोड़ी है, ये अपराध की सजा नहीं है। ये तो सीधे सीधे जो दो लोगों के बीच में एक तरह से कहें कि झगड़ा चल रहा है उसका मसला है, और इसमें तो सीधे सीधे आईएसआई इन्वॉल्व है, सीधे सीधे यूएस डीप स्टेट इन्वॉल्व है, और उसके बावजूद भारत यहां खड़ा हुआ है उसको उस तरह से। सर एक और देखिए बड़ी खबर आ रही है, सीधे अंतरराष्ट्रीय खबर से हम एक घर की झगड़े की खबर पर जा रहे हैं, लेकिन वो खबर भी बड़ी है। तेजस्वी के घर पर पहुंचे हैं लालू, राबड़ी और मीसा भारती भी तेजस्वी यादव के घर पर पहुंचे हैं। उनके घर पर यह बैठक हो रही है, ये बहुत बड़ी खबर है। घर के अंदर जो झगड़ा हुआ, बहनें जिस तरीके से नाराज होकर के गईं, खासकर जो आरोप लगाए रागिनी यादव ने, और उसके बाद उनकी बाकी तीनों बहनें, चंदा, राजलक्ष्मी और एक और जो बहनें उनकी, वो तीनों घर छोड़ करके गए। वो अब इस वक्त तेजस्वी यादव, क्योंकि उनका घर अलग है, वहां पर राबड़ी देवी और मीसा भारती और लालू यादव खुद पहुंचे। राजेश कुमार पटना से हमारे साथ हैं। राजेश बताएं क्या डेवलपमेंट हो रही है? देखिए बड़ी मीटिंग यहाँ पे चल रही है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव यहाँ पहुंचे और लालू और राबड़ी उनके साथ थे, और साथ में मीसा भारती भी थी। यानी कि ये बताने की कोशिश, ये दिखाने की कोशिश
कि परिवार अभी भी उनके साथ है, लालू जी अभी भी उनके साथ हैं, ये तस्वीरों में दिखाने की कोशिश है। जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं उन्हें बुलाया गया है, साथ ही जिन लोगों ने चुनाव लड़ा है, जो हार गए हैं, जो प्रत्याशी थे, उन्हें भी बुलाया गया है, पार्टी के बड़े नेताओं को बुलाया गया है, साथ ही जो जितने एमपी हैं उनको भी बुलाया गया है। तो समीक्षा की जा रही है हार के कारणों का, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश भी यहां पे दिखी कि परिवार अभी भी उनके साथ है। तेजस्वी आए, हालांकि उन्होंने कैमरे के सामने देखा तक नहीं, वो सीधे लालू और राबड़ी जिस गाड़ी में मौजूद थे उसी गाड़ी में वो बैठे थे और अंदर चले गए, जबकि मीसा भारती दूसरी गाड़ी में मौजूद थी। सौरभ, मीसा अलग गाड़ी में थी और लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी एक गाड़ी में थी, ये बता रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बताने दिखाने की कोशिश थी कि परिवार के जो मुखिया हैं या पार्टी जिन्होंने बनाई है वो अभी भी उनके साथ हैं। तमाम आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं हार के बाद, चाहे उनके परिवार के लोग, उनके बहन लगा रही हो या फिर भाई लगा रहे हैं या पार्टी के कई नेता भी दबी जबान में लगा रहे हो, लेकिन पार्टी के मुखिया अभी भी उनके साथ हैं। ये बताने दिखाने की कोशिश जो है वो अभी दिखी यहाँ पर। हालांकि उन्होंने कैमरे की तरफ तो कुछ नहीं देखा ना बोला, लेकिन गाड़ी सीधे अंदर गई और मीसा भारती दूसरी गाड़ी में मौजूद थी। सौरभ, अब इसको कैसे देखा जाए त्रिपाठी जी, पहले आप इसे कैसे देखते हैं? भाई ये ऐसा भी कहा जा सकता है कि लालू यादव एक्टिव हो गए हैं, लालू यादव दोबारा से कमांड ले रहे हैं अपने हाथ में। अब ये जो समीक्षा बैठक हो रही है इसमें हम रहेंगे साथ में, राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी रहेंगी, बड़ी बहन भी हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसको ऐसे देखना चाहिए। लालू बहुत असहाय और अशक्त हो चुके हैं और कोई कुछ भी कहे, जब आप शरीर आपके वश में आपका नहीं रहता है ना, तो आप कितने भी बड़े व्यक्ति हों, कितने भी बड़े नेता रहे हों, वो सब समाप्त होने लगता है। दूसरा, पार्टी के भीतर ये मैसेजिंग तो 2020 से 25 तक बहुत अच्छे से हो गई ना कि भैया जो कुछ है वो तेजस्वी के हाथ में है। तो नेता, कार्यकर्ता, अब शिवानंद जी जैसे लोग या जो ऐसे लोग हैं जो बाहर हो चुके हैं, मनोज झा जैसे लोग जिनकी राज्यसभा चल रही तो चुपचाप बोलते रहे, वरना आपको ध्यान में है ना शक्ति सिंह यादव ने चलते चुनाव में कहा मनोज जी चुप चुप, अब नहीं बोलना, चुप। मनोज झा को तो मुझे लगता है कि ये कोई छिपी हुई बात बोले नहीं सर, कैसे बोलते, जब कह दिया गया तो चुप। और शक्ति यादव हैं कौन, किसी पद पर नहीं विधायक हैं, आप अनुशासनहीनता करने कह रहे हैं मनोज झा जी, ये भी ठीक नहीं। लेकिन मूल रूप से क्या है इसको जरा समझना चाहिए। पार्टी जिस दशा में पहुंच गई है, क्योंकि परिवार पार्टी एक है, इसको बार बार हम लोग कह रहे हैं, ये कहां जाएगी, बचेगी या नहीं बचेगी, ये एहसास हुआ होगा। रात का गुस्सा, 2 रात का गुस्सा, हार का गुस्सा, वो सब अपनी जगह, लेकिन जब तेजस्वी को भी समझ में आया होगा कि पार्टी ही खत्म हो जाएगी, किसी स्थिति में नहीं रहेंगे, तो मुश्किल हो जाएगी और शायद एक योजना पर नहीं होगी कि अच्छा चलो ठीक है कुछ ऐसी बात करो कि परिवार में हम संभालने की कोशिश करें। इससे ज्यादा दो बातें प्रोफेसर साहब, एक तो ये मीसा भारती का यहां होना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रागिनी पहले घर छोड़ के गई, उसके बाद बाकी 3 बहनें, रोहिणी माफ कीजिएगा, और उसके बाद बाकी तीनों बहनें रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी, और वो गई दिल्ली या पटना से दिल्ली मीसा भारती के घर, वो मीसा भारती के घर गई थी। तो भाई उनकी भी रात भर जो है कोई मंत्रणा, कोई बातचीत हुई होगी ना कि क्या हुआ, जो हुआ गलत हुआ। अब वो उसके बाद मीसा भारती यहां पर आई हुई है। अब और दूसरा, इस सारे विवाद पर बोला अभी तक कौन है? अब पार्टी के एक प्रवक्ता ने बात की है, मृत्युंजय तिवारी का मैं बयान सुन रहा था, या तेज प्रताप, वो पार्टी, वो उनकी अलग पार्टी है, वो परिवार को वो भी छोड़ चुके हैं। क्या परिवार में से किसी व्यक्ति को इस पूरे मामले पर आपको लगता है आकर के कुछ कहना पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है कि आकर के कोई भी बोलने जा रहा है। और दूसरी बात, इस संभावना से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो आज तेजस्वी के घर पर जो बैठक है विधायक दल की, उस विधायक दल में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और मीसा भारती, चूँकि वो पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव हैं, ये बाकी बहनें उतनी पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थी। जरूर चाहती थी कि वो पॉलिटिक्स में उतना एक्टिव रहें जितना मीसा भारती हैं, लेकिन मीसा भारती और मीसा दो ही एक्टिव हैं। हाँ, लेकिन मीसा एक्टिव है, रोहिणी उतना नहीं, क्योंकि वो चुनाव लड़ी थी और चुनाव हार भी गई थी। रोहिणी चुनाव लड़ी थी और चुनाव हार गई थी, तो बाकी अन्य बहनें बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है पॉलिटिक्स में। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या लालू प्रसाद की सेहत को देखते हुए और उनकी असहायता को देखते, अशक्त होते जो हो गए हैं वो, उसके बाद क्या ये पार्टी बचेगी? 2 कारण हैं। आने वाले दिनों में आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि लैंड फॉर जॉब का मामला खुला हुआ है, ठीक है, और उस पर बहुत त्वरित गति से काम हो रहा है। तो आने वाले दिनों में यदि
जेल ये चले जाते हैं, पार्टी टूट लालू या जाती है। तेजस्वी दोनों? तेजस्वी और वो दोनों जा सकते हैं, जिसकी पूरी संभावना है। ऐसी स्थिति में मान लेते हैं कि उनके जितने भी एसेट्स हैं, यदि उन पर शिकंजा कस जाता है तो क्या ये पार्टी बची रहेगी? मुझे थोड़ा सा इसमें शक है। ये तो एक अलग आने वाले दिनों में नहीं, मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूं कि इस दिशा में मुझे ऐसा होता हुआ ये तो एक आपने अलग एंगल दे दिया। वो तो खतरा इनके ऊपर हमेशा से था जब से वो कार्रवाई शुरू हुई। नहीं, मैं परिवार के झगड़े की यहां से पूछ रहा हूं। जब आप ताकतवर होते हैं ना, तो ताकतवर होने के समय जो है वो ये सब चीजों करने में थोड़ी दिक्कतें होती हैं। जब आप अशक्त होते हैं, और राजनीतिक तौर पर आप अशक्त हो गए हैं। दूसरी बात, बिहार के अंदर ये मैसेज गांव गांव तक ये बहुत बुरा चला गया है, खास करके महिलाओं में, युवतियों में और यंग लोगों के बीच में भी। अरे यार, ये तो ये बहन को ही मार करके भगा दिया है। जो ये बातें हैं, ये पॉलिटिकली डिस्क्रेडिट कर रहा है। मैं इसी पहलू पर पूछ रहा और था इस पर कि ये भारी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। लेकिन एक थोड़ा सा इसमें कॉन्ट्रेरी व्यू है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में मैं ये मानता हूं कि अब वो तेजस्वी को छुएंगे भी नहीं। अब वो कोई प्रयास नहीं करेंगे तेजस्वी यादव को किसी भी तरह से और ज्यादा जो उनके मामले, क्योंकि सहानुभूति हो सकती है। और ऐसे मामले में जब कमजोर है, जब उसको कोई पूछने को तैयार नहीं। और आप जरा सोचिए ना, जिन 35 सीट हैं, 35 है कुल ना, 35 सीटों की पार्टी को क्या लोड लेना? 25 सीटें नहीं की। आप अगर तरीका देखें तो क्यों लोड लेंगे? इनकी 25 है, हाँ, कुल 35 है। तो 25 सीटों वाली पार्टी को क्यों लोड लेना? आप कोशिश करेंगे कि ये जो 5 साल होगा उसमें आप ऐसा एक उदाहरण, एक मॉडल छोड़कर जाएं कि लोग उस तरफ देखना भी पसंद न करें। ये समझिए। मैं दूसरी बात, मैं क्यों परिवार वाले एंगल से पूछना चाह रहा हूं आपसे। ठीक है, ये बात सही है कि 2 बहनों के अलावा बाकी पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, और फुल टाइमर पॉलिटिक्स में तो केवल मीसा भारती हैं। रोहिणी ने चलिए अब कह दिया कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन रोहिणी ने अपना हिस्सा तो मांगा ना, या कम से कम जवाबदेही तो मांगी। जो वो कह रही हैं कि मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने टिकट लिया या दिलवाया किसी को, मैंने करोड़ों रुपए लिए, जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। यही इसका कहने का मतलब कि वो इस बार चुनाव में कुछ तो हिस्सा चाहती थी, प्रचार कर रही थी, वो चाह रही थी कि मेरा कोई रोल हो। तो अब उनके साथ अगर जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसके बाद क्या ये बहनें जो हैं किसके साथ खड़ी होंगी? क्या ये रोहिणी के साथ खड़ी नहीं होंगी? क्या रोहिणी जो अकाउंटेबिलिटी मांग रही हैं कि तुम पूछो संजय यादव से कि क्या किया उसने पार्टी का, या पूछो वो रमेश से, तो क्या इसमें ये बहनें एक तरफ होकर के अपने छोटे भाई से नहीं कहेंगे कि हाँ ये ठीक कह रही है और इसके साथ गलत हुआ है? तुम बताओ। देखिए, अगर परिवार के 2 ही लोगों की अगर लड़ाई होती तो भी ये समझ में आता कि भाई कौन कहाँ खड़ा रहेगा। लेकिन अब जब तीसरा व्यक्ति संजय यादव एक मुख्य गुनाहगार बनकर उभर रहा है, तो सारी बहनें एक तरफ होंगी ना कि भाई हम आपस में हैं। रोहिणी के साथ होंगी। तीसरा आदमी कौन होता है बाहर का आदमी जो आकर हमारी बहन के साथ बोले, या पार्टी को हाईजेक करे, या हमारे भाई को हाईजेक करे, या पार्टी के सारे निर्णय ले? हम कोई सलाह दे, अगर तेजस्वी को वो सुनी नहीं जाएगी, संजय यादव जो कहेगा वो सुना जाएगा, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि संजय यादव को खलनायक जो है और बन गया इस मामले में। तो बहनों की नाराजगी उसके साथ है। लालू भी चाहेंगे कि भाई तेजस्वी बहनों से बात करे, संजय यादव को इतना अधिकार न दे कि वो पार्टी को और तेजस्वी यादव को चलाए। तो मुझे लग रहा है कि ये बात अब परिवार बनाम संजय यादव की हो गई है, और आने वाले समय मुझे लगता है कि संजय यादव को पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। लालू यादव कितना तबियत की वजह से व्हाटएवर वो बैक सीट ले ली हो उन्होंने, लेकिन परिवार, घर के मुखिया और पार्टी के मुखिया तो वही है। देवी भी अभी है, विधान परिषद की नेता है वो। केवल इतना सा कहना है कि इट्स टू अर्ली टू से कि भैया अब ये पार्टी खत्म हो जाएगी। पार्टी, एक तो आरजेडी को आप देखिए, वो पिछले 20 साल से करीब करीब विपक्ष में ही है। क्या वो पार्टी टूटी है? ठीक बात है, सब पार्टियां टूट गई। और अभी हम इन चुनावों से पहले कह रहे थे कि यदि जनता दल यूनाइटेड नहीं जीतती अच्छी तरह से, या नीतीश कुमार जी उसको सीएम नहीं होते, तो वो पार्टी टूट सकती है। आरजेडी जैसी पार्टी के टूटने की संभावना आप छोड़ दीजिए। इसमें क्या हो सकता है कि लालू जी के स्वास्थ्य खराब हो, कुछ हो, लालू जी, राबड़ी जी अभी मुखिया उस परिवार के भी, पार्टी के भी, अघोषित, चाहे कुछ भी कर लें। तेजस्वी जी क्योंकि एक्टिव थे, वही सारा काम देख रहे थे, उसका वो होगा। मुझे लगता है कि संजय यादव को एग्जिट करने के लिए कि भाई अब इसको हटाओ, ये सारा झगड़ा इनसे हो रहा है ना, लालू जी और राबड़ी जी ये कहेंगे, ये हमेशा कहेंगे कि संजय को हटा दो ना, और तेजस्वी मोस्ट प्रॉब्ली इसके लिए तैयार हो जाएंगे कि ठीक है, उसमें कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई होगा। ये सोच लेना आज ही हम सोच रहे हैं। घर वाला बहनों वाला जो प्रकरण हुआ है, आपको लगता है फेड अवे हो जाएगा धीरे धीरे फेड अवे हो जाएगा? मतलब ये हो जाएगा संजय यादव की एग्जिट के साथ ही। विजय जी, संजय यादव की एग्जिट होना करीब करीब तय हो गया जी। संजय यादव तेजस्वी के कितनी ही चीजों के राजदार हैं, क्या इतना आसानी से वहां से
उनको तेजस्वी किनारे कर देंगे। लेट्स सी, देखते हैं। अब ये देखिए कि अगला तीर कौन छोड़ता है। बहन बोल चुकी, भाई खामोश है। लालू यादव, राबड़ी देवी बहन ही बता रही है, बेटी बता रही है कि रो रहे थे। तो कौन कमान लेगा पार्टी और परिवार की, सवाल ये है। तो ये खबर अभी जिंदा है, खबर बढ़ेगी आगे, कुछ ना कुछ इसमें जरूर होगा, तो आपके साथ हम बताते रहेंगे।